166 क्रोनोस का शक्ति प्रदर्शन। फिनले ने एंस्ली और बाकी लोगों के सामने अपना घमंडी व्यवहार जारी रखने का फैसला किया। अपनी आस्तीन झटकते हुए लड़के ने जोर से हम की आवाज निकाली। हम तुम्हारे चेहरे की वजह से ये युवा मालिक इस गलती को माफ कर देगा, लेकिन अगली बार। फिनले ने जेबोन और बाकी लोगों को घूरते हुए उंगली चटकाई। फिनले की छाती की जेब में छिपा हुआ क्रोनोस तुरंत संकेत प्राप्त कर लिया और अपनी शक्ति का उपयोग किया। वूंगगग। फिनले ने फर्श की ओर उंगली उठाई और क्रोनोस ने चुपके से एक हरकत की। उस क्षण समय विकृत हो गया। फर्श अचानक अपने पुराने जर्जर रूप में लौट आया। ये किसी के समय को कई वर्षों तक वापस ले जाने की शक्ति है। शक्ति के ऐसे भयावह प्रदर्शन को देखकर जेबोन और बाकी सब लोग स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि एंस्ली भी लगभग अपनी जीभ काट बैठी। अरे बाप रे, क्या ये समय को नियंत्रित करने की शक्ति है? धिक्कार है, उसके जैसा लड़का ये सब कैसे कर सकता है? ये पहली बार था जब एंस्ली ने समय नियंत्रण की शक्ति रखने वाले किसी विशेष क्षमता वाले व्यक्ति को देखा था। भले ही वह शक्ति एक अंश मात्र हो, फिर भी वह दुर्लभ और शक्तिशाली थी। द गॉडफादर भी टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाए। सावधान रहो नन्ही बच्ची, वह बदमाश बहुत ताकतवर है। उसकी समय नियंत्रण शक्ति को कम मत समझो। मुझे पता है चाचा जी, मैं अंधी नहीं हूँ। एंस्ली ने फिनले की ओर देखते हुए अपने दांत पीसे। लड़के ने लापरवाही से अपना हाथ झटका और नाक से आवाज निकाली। इस नौजवान मालिक से पंगा मत लो और मुझ जैसे नेक इंसान को धमकाने की हिम्मत भी मत करो। फिनले ने एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में अपना पूरा अधिकार प्रदर्शित किया। बाहरी तौर पर वह एंस्ली के लोगों को तुच्छ समझता हुआ प्रतीत होता था, लेकिन भीतर ही भीतर लड़का रो रहा था। अरे यार, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, ठीक है? ये तो बस एक नाटक है, एक नाटक। फिनले को अचानक ख्याल आया कि अगर एंस्ली को कभी उसकी असली पहचान पता चल गई, तो क्या वह उसे मार डालेगी? आखिर उसने 2 अलग-अलग पहचानों में उससे 2 बार झूठ बोला था। फिनले को इस मामले को लेकर चिंता थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एंस्ली भी अंदर ही अंदर काफी चिंतित थी। धिक्कार है, यह लड़का समय को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। भले ही वह माफिया समाज से न हो, लेकिन उसके परिवार को शीर्ष माफिया परिवारों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। हो सकता है कि वाल्टर परिवार इसके पीछे हो। किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति से परिचित होने के विचार मात्र से ही एंस्ली अनजाने में घबरा गई। अगर मैं अचानक इस लड़के को नाराज कर दूं और वो मुझ में रुचि खो दे तो क्या होगा? सबसे बुरा नतीजा ये होगा कि क्या वह मेरे परिवार के लिए अंतहीन मुसीबतें नहीं खड़ी कर देगा? स्लोन परिवार इस समय इतना कमजोर था कि वह अरेथा परिवार के अलावा किसी और को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उस रात उसने अरेथा परिवार को नाराज करने की हिम्मत की, ये सोचकर कि उन्हें उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन ये लड़का अलग था। दोनों ही कसिनो में खेलते थे, इसलिए अगर इस लड़के का परिवार कसिनो मालिक को जानता था, तो वह आसानी से उसके असली पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता लगा सकता था। एंस्ली का मानना था कि भले ही उसने नकली पहचान का इस्तेमाल किया हो, लेकिन कैसीनो मालिक उसके दिखावे को भांप सकता था। आखिरकार मालिक सर्वशक्तिशाली बिलियर्स परिवार का सदस्य होना चाहिए, जिससे 7 महान माफिया परिवार भी सावधान रहते थे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अरेथा भाई बहनों के पास उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने के तरीके थे। उन्होंने एंस्ली के आसपास के लोगों, उसके 5 दोस्तों के माध्यम से उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए लोगों को भेजा। ये 5 दोस्त अक्सर राजधानी शहर आते जाते रहते थे, इसलिए उनके बारे में जानकारी जुटाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब एंस्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी बच्ची ने आखिरकार अपनी सारी चिंताएं भुला दी। उसने अपने होठों के कोने को हल्का सा खींचा और फिनले की तरफ मुस्कुराई। माफ करना नील, मेरे लोग बहुत जल्दबाज हैं। अगले हफ्ते वे ऐसे नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है। एंस्ली ने फिनले की ओर अपनी बड़ी-बड़ी आंखें झपकाईं और अपनी आकर्षण क्षमता को अपनी भाग्य क्षमता के साथ मिलाकर सक्रिय कर दिया। कौन सा बच्चा उसकी मोहक अदाओं के प्रलोभन का विरोध कर सकता था? दरअसल फिनले ऐसा कर सकता था, लेकिन वो अनजाने में ही उसके जाल में फंस गया। लड़के का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह अपने हाथों को बेतहाशा हिलाने लगा। अरे चलो ठीक है, चलो मेरे पापा से मिलते हैं, वो यही कहीं हैं। फिनले ने एंस्ली से नजरें हटा ली। उसे डर था कि कहीं वो दौड़कर उसके गाल न दबा दे। कितनी प्यारी, मनमोहक, सबसे प्यारी। क्या मेरे पापा उसे मेरी छोटी बहन के रूप में गोद नहीं ले सकते? अरे नहीं, रुकिए, उसे मेरी होने वाली मंगेतर बनना चाहिए। जब दोनों बच्चे कैफेटेरिया के निकास द्वार की ओर बढ़े, तो नन्हे फिनले का मन पहले से ही हर जगह भटक रहा था। सेलेनो, इलियाना और क्यूसेली, इन 5 दोस्तों को चाहे पसंद हो या ना हो, उनके पीछे पीछे चलना ही था। केवल जेव और गॉडफादर ही बिना किसी की नजर में आए एंस्ली के आसपास स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। अपने पिता से मिलने जाते समय फिनले ने एंस्ली से उसका कैसीनो कार्ड उधार मांगा ताकि वो उसके जुए के रिकॉर्ड की जांच कर सके। हम तो तुम नए हो, सिर्फ 2 दिन पहले ही कैसीनो आए हो। रुको, फिनले एंस्ली के कार्ड का डेटा चेक कर रहा था जब उसने 20 मैचों में से 20 जीत और एक भी हार नहीं देखी। उसके हाथ अचानक बुरी तरह कांपने लगे। वो लगभग सुनहरा कार्ड गिरा ही देता। ये कैसे हो सकता है? 20 मैच बिना एक भी हार के। फिनले ने अनजाने में ही कार्ड को एंस्ली के चेहरे पर फेंक दिया और बड़ी-बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। जिस तरह से उसने कार्ड फेंका, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई अभिमानी बच्चा बेहद सदमे में आने पर प्रतिक्रिया करता है। उस बच्ची के चौंकने पर उसकी अजीबोगरीब प्रतिक्रिया देखकर एंस्ली के होंठ फड़क उठे। उसने शांत भाव से अपने गाल पर चिपका कार्ड उठाया और उसे अपने हार में रख लिया, फिर सामान्य लहजे में जवाब दिया। क्यों? क्या रिकॉर्ड इतना अच्छा है? मुझे तो यह औसत दर्जे का लगता है। इस बार अपने होठों को फड़फड़ाने की बारी फिनले की थी। अपने गालों का औसत निकालो। ओह, ये तो पागलपन है। जुए में कुछ भी निश्चित नहीं है, सिवाय इसके कि क्या आपके पास भविष्य देखने की शक्ति है या? फिनले अचानक रुक गया। उसने अचानक अपना माथा पीट लिया। धत तेरे की, मैं भूल ही गया था कि इस अनोखे प्राणी के पास भाग्य की एक अजीबोगरीब क्षमता है। 0206 5:14 PM अध्याय 267 नील के पिता कौन हैं? फिनले को तब कड़वाहट महसूस हुई जब उसे याद आया कि एंस्ली की अजीबोगरीब क्षमता वास्तव में कैसीनो में अजेय थी। अगर ऐसा है, तो उसके पिता और जैक भी अपनी विशेष क्षमताओं के बावजूद जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि पर्सिवल की भविष्य देखने की शक्ति के कारण उसके पिता एंस्ली के बराबर आ जाएं, लेकिन जैक नहीं। उस आदमी को बचाना नामुमकिन है। तो ठीक है, फिनले को वयस्कों की मौत को दावत देने की ज्यादा चिंता नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ एंस्ली को उन दोनों वयस्कों से परिचित कराना था। इसलिए फिनले ने कुछ नहीं कहा और वह एंस्ली को 11वीं मंजिल पर स्थित जुआघर के पास एक निजी कमरे में ले गया। जब वे दिखने में साधारण सी दीवार के पीछे छिपे निजी कमरे में दाखिल हुए, तो एंस्ली का दिल बैठ गया। उसके अपने लोग अंदर नहीं जा सकते थे और उन्हें बाहर ही इंतजार करना था। केवल सेलेनो, जो उसका पालतू था, उसके साथ जा सकता था। वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। अगर एंस्ली यह कहे कि उसे डर या चिंता नहीं है, तो ये झूठ होगा। आखिरकार वह एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने वाली थी। ये व्यक्ति स्लोअन परिवार के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था या फिर उसके लिए एक नई ताकत का स्रोत बन सकता था। ये सब उस पर निर्भर करता था। इतना ही नहीं, जब उसे पता चला कि इस तरह का एक गुप्त कमरा मौजूद है, तो उसने और भी जोर से घूंट भरी। जो व्यक्ति शक्तिशाली बिलियर्स परिवार के स्वामित्व वाले कैसीनो में एक गुप्त कमरे का उपयोग कर सकता है, वह भी निश्चित रूप से कोई प्रभावशाली व्यक्ति होगा। आखिर इस बदमाश का बाप कौन है? उसे इस तरह के गुप्त कमरे का इस्तेमाल करने की इजाजत कैसे मिली? एंस्ली पहली बार किसी गुप्त कमरे में प्रवेश कर रही थी, इसलिए वह सतर्क हो गई।
अगर नील और उसके पिता ने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो बाहर मौजूद लोगों को पता भी नहीं चलेगा और यह ठीक नहीं था। शुक्र है सेलेनो यहाँ है। एंसली ने सेलेनो को फर्श से उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। जब वे जेवियर होटल के स्वीट रूम के समान विशाल कमरे का दौरा कर रहे थे तब बच्चा चुपचाप फिनले के पीछे पीछे चल रहा था। कमरे की सजावट बाहर वाली सजावट से मिलती जुलती थी, इसलिए कोई यह नहीं सोच सकता था कि यह कैसीनो में मौजूद लोगों से छिपा हुआ एक और कमरा है। लेकिन एंसली की नजर में ऐसा आलीशान गुप्त कमरा कैसीनो के किसी प्रभावशाली व्यक्ति का होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि नील के पिता कैसीनो मैनेजर हो या कुछ और? एंसली के मन में यही विचार आने लगे। लड़की गहरी सोच में डूबी हुई थी तभी फिनले की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। मेरे प्यारे बच्चे, वो मेरे पापा और उनके दोस्त हैं। उधर फिनले ने गहरे लाल रंग के फर वाले सोफे और एक पतले से टीवी से भरे लिविंग रूम की ओर इशारा किया जो लगभग होम थिएटर स्क्रीन जितना बड़ा था। इन सोफों के बीच में रखी मेज वास्तव में शुद्ध नीले क्रिस्टल से बनी थी, ठीक उसी तरह जैसे क्रीम रंग की छत पर लटका हुआ झूमर था। जब एंसली ने फिनले की बातें सुनी तो उसने तुरंत उस दिशा में देखा और पाया कि दो वयस्क आपस में बातचीत कर रहे थे। इस कोण से वह केवल उनके चेहरे के पार्श्व भाग ही देख पा रही थी, लेकिन केवल सुनहरे बालों वाले वयस्क ने ही अपना चेहरा दिखाया। सोफे के दूसरी तरफ बैठा दूसरा युवक सफेद खरगोश का मुखौटा पहने हुए था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। बड़े लोग बस वहीं बैठे खुशी-खुशी बातें कर रहे थे, लेकिन इतनी दूरी से भी एंसली को पहले से ही अपने से उच्च दर्जे के किसी व्यक्ति से हो रहे दमन का एहसास हो रहा था। प्रभावशाली पृष्ठभूमि और शक्ति वाले लोगों के आसपास हमेशा एक अनूठी आभा होती है, जो उन्हें निम्न स्तर की शक्तियों से अलग करती है। वयस्कों के बोलने के तरीके, उनके व्यवहार और अनजाने में उनके द्वारा बिखेरे गए उस करिश्मा से एंसली ने अनुमान लगाया कि वे एक प्रथम श्रेणी की सेना होनी चाहिए। ये दोनों तो बड़े लोग हैं, जरूर होंगे। ऐसे दबंग वयस्कों को देखकर एंसली ने अनजाने में अपने होठों को थोड़ा टेढ़ा कर लिया। मुझे नील को उनमें से किसी एक के खिलाफ जुआ खेलने में मदद करनी होगी। लेकिन इनमें से नील के पिता कौन हैं? खरगोश वाले या सुनहरे बालों वाले? बालों के रंग से तो लगता है कि खरगोश वाले ही हैं। तथापि अब एंसली को इतना यकीन नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि वह नील का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से कौन नील से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है। जब एंसली चुपचाप उन शक्तिशाली दिखने वाले वयस्कों को देख रही थी तभी फिनले पहले ही वयस्कों के पास पहुंच गया और उनसे अनौपचारिक रूप से बात करने लगा। पिताजी, चाचा जी, मैं वापस आ गया हूँ। देखिए, मेरे साथ एक अच्छा जुआरी दोस्त है। फिनले ने अब अपने घमंडी लहजे में बोलना बंद कर दिया था। बड़ों के सामने वह थोड़ा नखरे दिखाता था, जैसे किसी प्रभावशाली परिवार के युवा मुखिया करते हैं। जब जैक और इवान ने फिनले के बोलने का तरीका सुना तो वे लगभग मुंह से खून उगलने ही वाले थे। वाह, तुम्हारी एक्टिंग तो कमाल की है। तुमने हमारे सामने कभी इतना नखरेबाज बनकर कब अभिनय किया था? इवान के मन में ये जानने की तीव्र इच्छा भी जाग उठी कि क्या ये लड़का उसका बेटा है या नहीं। उसका जिद्दी और अभिमानी बेटा उससे इतने बिगड़े हुए लहजे में कैसे बात कर सकता है? ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ। इस वजह से जैक और इवान कुछ पलों के लिए अचंभित रह गए। उनके मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र कुछ समय के लिए ठप हो गए, फिर सामान्य हो गए। अरे, तुम वापस आ गए? फिर लड़के। जैक तुरंत खड़ा हो गया और फिनले के साथ दोस्ताना व्यवहार करने लगा। वो लगभग लड़के का असली नाम बोल ही देता, लेकिन लड़के की एक घूरती नजर देखकर जैक ने अपने शब्द बदल दिए। तुम कहाँ चले गए थे? मुझे और तुम्हारे पापा को बहुत चिंता हो रही है, तुम्हें पता है ना? जैक जल्दी से नीचे बैठ गया और अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ फिनले को गले लगा लिया, मानो वह लड़का उसका कोई प्रिय रिश्तेदार हो। हालांकि भीतर ही भीतर उसे उल्टी करने की तीव्र इच्छा हो रही थी। फिनले ने चुपके से अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसने जैक को दूर नहीं धकेला। उसने उस युवक की पीठ थपथपाई। अंकल, नील खेलने गया है। फिनले ने नखरे भरे लहजे में अपना नाम लिया, मानो वह एक बिगड़े हुए अमीर लड़के की तरह व्यवहार कर रहा हो। जब फिनले ने इतनी हंसमुख आवाज में जवाब दिया, भले ही वो आवाज क्रोनोस की थी, तो इवान और जैक लगभग मुंह के बल गिर पड़े। अरे यार, तुम तो बड़े चालाक हो। तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही घटिया है। ठीक है, बस करो, ये तो शर्मनाक है। 0206 5:15 PM अध्याय 268 मृत्यु से बचना। फिनले की एक्टिंग देखकर इवान और जैक के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन लड़के ने उनकी परवाह नहीं की। उसने धीरे से जैक को एक तरफ धकेल दिया और सोफे पर बैठे इवान की ओर दौड़ पड़ा। पिताजी, देखिए, नील अपने साथ एक सहायक लेकर आया है। इसके साथ नील आपसे जीत जाएगा। फिनले इवान पर झपटा और उसकी बाहों में सिमट गया। उसका व्यवहार बिल्कुल एक प्यारे पापा जैसा था, इतना स्वाभाविक कि इवान वहीं जम गया। क्या सच में मेरा बेटा इतना ठंडा है? वो इतना प्यारा कब से हो गया? जैक का मुंह भी पलक झपकते ही खुला रह गया। ये पहली बार नहीं था जब उसने फिनले को देखा था, हालांकि लड़का पहली बार ही कैसीनो आया था। उस लड़के के बारे में उसकी धारणा ये थी कि वह परिपक्व, भावहीन था और निश्चित रूप से अपनी उम्र के लड़कों जैसा नहीं दिखता था। हालांकि इस समय उसका ये भ्रम उसे धोखा दे रहा था। अरे बाप रे, वो बच्चा कितना बिगड़ा हुआ है ना? बेशक वो जानता था कि यह सिर्फ एक नाटक था, लेकिन वो अभिनय ऑस्कर के लायक था। जैक की फड़कती पलकों और फिनले की प्यारी मुस्कान को नजरअंदाज करते हुए इवान ने लड़के के सिर पर हाथ फेरा, हालांकि उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। फिर भी उसने अपनी नजर एंसली पर डाली, जो वहीं फर्श पर जड़बत खड़ी थी। क्या ये छोटा बच्चा वही सहायक है जिसका तुमने जिक्र किया था, नील? इवान ने ठंडी आवाज में अपने बेटे से पूछते हुए एंसली को सिर से पैर तक ध्यान से देखना शुरू किया। क्या आपको यकीन है कि वह जुए में माहिर है? आपके पिताजी तो अजेय हैं, आप जानते ही हैं। हालांकि इवान इस समय भावहीन दिख रहा था, फिर भी उस व्यक्ति की अपने बेटे के प्रति स्नेहपूर्ण आवाज को महसूस किया जा सकता था। मैंने उसका जुए का रिकॉर्ड देखा और 20 मैचों में से वह एक बार भी नहीं हारी। फिनले धीरे धीरे इवान के आलिंगन से निकली और लापरवाही से उस आदमी के बगल में बैठ गई। उसका नाम गॉटोडला है। वह अभी 2 दिन के लिए कैसीनो गई थी। वह नई है, लेकिन जुआ खेलने में उसका रिकॉर्ड शानदार है, पापा। फिनले ने एंसली को बड़ों से मिलवाना शुरू कर दिया, जबकि वे तीनों पहले से ही इस बच्ची के बारे में जानते थे। ये सब बच्ची के साथ एक जुड़ाव बनाने की एक चाल मात्र थी। इवान ने हैरानी जताने का नाटक किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने एंसली को देखते हुए गहरी सांस ली। वाह, तुम्हें कितनी अच्छी दोस्त मिली है। वह तो वाकई होनहार है। इवान ने एंसली की ओर सिर हिलाया। उसकी आंखों में संतुष्टि झलक रही थी। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति फिलहाल ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कोई वरिष्ठ अपने कनिष्ठ की प्रशंसा कर रहा हो। अरे बाप रे, नील, तुम्हारे अलावा मैंने पहली बार इतना कम उम्र का जुआरी देखा है। जैक भी पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने भी एंसली को सिर से पैर तक गौर से देखा। अगर वो अच्छी जुआरी है तो मुझे भी उसके खिलाफ खेलने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम्हारी दोस्त मुझसे जीत जाती है तो मैं तुम्हें जेब खर्च के तौर पर 2 ऊर्जा क्रिस्टल दूंगी। कैसा रहेगा? जैक ने चारा फेंकना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहता था कि यह बच्ची सिर्फ इवान के साथ खेले। वो उसकी काबिलियत भी परखना चाहता था। ठीक है, अगर वो गलत नहीं है तो इस बच्चे में जुए से संबंधित एक विशेष क्षमता होनी चाहिए। अगर वो उसकी विशेष क्षमता का पता लगा सके तो ये कुछ एक रंग के ऊर्जा क्रिस्टल के बराबर होगा। जब एंसली ने प्रस्ताव के बारे में सुना तो उसने अनजाने में सेलेनो को और कसकर गले लगा लिया और एक गहरी सांस ली। ये 2 बड़े लोग, इन्होंने बड़ी सहजता से कुछ एक रंग के क्रिस्टल को मामूली जेब खर्च के तौर पर देने का जिक्र किया।
क्या वे सचमुच चलते फिरते पैसों के थैले नहीं हैं? एंसली ने पहले ही कल्पना कर ली थी कि अगर वह इन बड़े लोगों के आसपास कुछ समय बिताती है तो उसे कुछ एक रंग के क्रिस्टल से कहीं अधिक मिल सकते हैं। अगर वो उनसे दोस्ती कर ले तो उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा और उसे बहुत कुछ फायदा भी होगा। इतना ही नहीं, जब एंसली ने जैक को देखा तो वह राहत से दंग रह गई। काले बाल और माणिक जैसी आंखें, बिल्कुल उसकी नकली शक्ल जैसी। अगर एंसली ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उसे पूरा यकीन था कि वह नील के जरिए इन बड़े लोगों के समूह में प्रवेश कर सकती है। इससे पहले कि एंसली कुछ बोल पाती, नील ने पहले ही अपनी बात कह दी और उससे पहले ही बोल पड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मानोगे ना, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे पापा के खिलाफ जीतने में मेरी मदद करोगे। उसके बाद तुम्हें खेलने के लिए कुछ क्रिस्टल मिलेंगे। फिनले सोफे से कूदा और एंसली के पास दौड़ा। उसने धीरे से बच्ची को उठाया और उसे अपने और इवान के बीच बिठा दिया, जैक की बिल्कुल अनदेखी करते हुए। पापा, देखो देखो, मेरे छोटे बेटे ने आपके खिलाफ जीतने में मेरी मदद करने के लिए हामी भर दी है। हम कब खेलेंगे? लड़का अपना मिशन जल्दी खत्म करना चाहता था। एक बार जब एंसली इन वयस्कों के साथ खेलने लगता था तो वह अपनी मूल पहचान में वापस आ सकता था और उसे इस तरह से इतना दोस्ताना व्यवहार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जल्दी करो, इन बूढ़ों को हराओ। एन भोली भाली एंसली उस शक्तिशाली दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के ठीक बगल में बैठते ही अवाक रह गई। इतनी दूरी से भी वह उस व्यक्ति का सुंदर लेकिन गंभीर चेहरा देख सकती थी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन यह आदमी उसे गॉडफादर की याद दिला रहा था। इस आदमी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वह गॉडफादर का खास आदमी लग रहा था। ओह, एंसली का दिमाग तेजी से घूमने लगा। वह हाँ कहना चाहती थी, लेकिन इवान के इतने करीब होने के कारण उसकी जबान अटक गई। जब उसके पास एक सिस्टम था और उसके आसपास गॉडफादर भी मौजूद थे, तब भी वह इस आदमी के सामने घबरा जाती थी। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा किसी तरह उसकी परी सहेली से मिलता जुलता था। फिनी, ये तो सरासर गलतफहमी थी। इवान ने सोचा भी नहीं था कि एंसली उसे परी फिन्नी से जोड़ेगा, और खुद फिन्नी ने भी यही सोचा था। अगर एंसली एक बार फिर सोचती तो या तो वह इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भेस बदले हुए शाही परी के रूप में सोचती या फिर फिन्नी को भेस बदले हुए समझती और वह वास्तव में परी नहीं होता। सौभाग्य से एंसली ने वाल्टर परिवार के मुखिया के रूप में इवान का चेहरा कभी नहीं देखा था। वह फिनले का चेहरा भी नहीं जानती थी, जो वाल्टर परिवार का इकलौता वारिस था। अगर एंसली ने उनके चेहरे कहीं और देखे होते तो वह निश्चित रूप से इस स्थिति में चुप नहीं रहती। फिनले अनजाने में ही मौत के मुंह से बाल बाल बच गया। 0206 5:15 PM अध्याय 269 एक पासे का खेल। हालांकि एंसली को लगा कि इवान उसकी दोस्त फिन्नी जैसा दिखता है, लेकिन उसने उस विचार को एक तरफ रख दिया और अपने सामने मौजूद अवसर पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। आखिरकार हो सकता है कि उसका दोस्त फिन्नी उसके साथ खेलने के लिए चुपके से बाहर निकलने के लिए इंसानी रूप धारण कर ले। और संयोग से उसने जिस चेहरे को चुना वह इस आदमी से मिलता जुलता था। आइए इस बात पर ध्यान न दें कि इस आदमी का चेहरा फिन्नी से मिलता जुलता है। चलिए ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त करने पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। बच्ची ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उस विशालकाय व्यक्ति की ओर देखने लगी। उसी समय इवान ने भी भावहीन चेहरे के साथ उसकी ओर देखा। क्या आप वाकई मेरे खिलाफ खेलना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे आप सिर्फ एक बच्चे ही क्यों ना हो। मैं आपके प्रति नरमी नहीं बरतूंगा। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने खुद को सख्त दिखाने की कोशिश की और ज्वारी होने का अपना गर्व प्रदर्शित किया। जब कोई ज्वारी जुआ खेलने का फैसला करता था, तब भी भले ही वो कैसीनो के जुआघर के अंदर जुआ न खेले और उसका जुआ खेलना उसके कैसीनो कार्ड में दर्ज न हो, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण बात होती थी। एक पेशेवर जुआरी के रूप में किसी को भी यूं ही जुआ खेलने को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पहले तो इवान को लगा कि एंसली उसके खिलाफ खेलने में हिचकिचाएगी। आखिरकार बच्ची उनसे अभी मिली थी और उन्हें बिल्कुल नहीं जानती थी, और न ही वो उनकी तरह पेशेवर जुआरी है और न ही घमंडी है। वो उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार कर सकती थी और इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उसे यहाँ केवल उसकी जुआ खेलने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए बुलाया था, जिससे उनकी रुचि बढ़ गई थी, लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया तो बात खत्म। हालांकि इससे बच्चे को उनसे और अधिक परिचित होने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि इवान के विचार के विपरीत एंसली ने सीधे उसकी आंखों में देखा और घोषणा की, ठीक है, मैं नील की मदद करूंगी और आपके साथ खेलूंगी अंकल। फिर उसने जैक की तरफ देखा और सिर हिलाया। मैं आपके खिलाफ भी खेलूंगी मिस्टर बनी। एंसली के छुट्टी लेने के ऐलान से जैक हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे भी इस छोटे से खेल में शामिल किया जाएगा। चेहरे पर मुस्कान लिए खरगोश के रूप में सजे उस युवक ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलिए बस एक साधारण पासे का खेल खेलते हैं, ठीक है। वो युवक खड़ा हुआ और इवान के घर की ओर चल दिया। हालांकि खेल सरल था, फिर भी बड़े लोग खेल की तैयारी में जुट गए। दरअसल वे एंसली की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय एंसली ने इवान के जुआ खेलने के निमंत्रण को स्वीकार ही किया था कि जेव ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एंसली के सामने एक और नीला पैनल प्रकट हुआ, जिसे केवल वही देख सकती थी। टिंग हैश पहला साइड मिशन, जुए में मिस्टर बनी और मिस्टर ब्लॉन्ड को हराएं। विवरण बिना किसी नुकसान के। लगातार पंक्तियों में जीत हासिल करना पेशेवर जुआरियों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देता है। इनाम आयामी ब्रेसलेट अपग्रेड करने योग्य। जब एंसली ने इनामों वाला कॉलम देखा तो वह एक बार फिर ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाई। एक त्रिआयामी कंगन, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये काफी कीमती होना चाहिए। शायद ये कोई महत्वपूर्ण भंडारण उपकरण हो या कुछ और, या शायद इसमें कोई जीवित प्राणी भी समा सकता है। इन दोनों के खिलाफ खेलने के लिए एंसली और भी ज्यादा उत्साहित थी। रहस्यमय प्रभावशाली लोगों के साथ अप्रत्याशित संबंध बनाने के अलावा इस प्रणाली ने उसे एक आयामी ब्रेसलेट से भी पुरस्कृत किया। बहुत खूब, ये नन्हा सा बच्चा जरूर जीतेगा। एंसली अपने दिवास्वप्न में डूबी हुई थी, जबकि गॉडफादर ने चुपके से जैक और इवान को अगवा कर लिया। एक मृत आत्मा होने के बावजूद वह वास्तव में काफी आधुनिक था। उसे माफिया समाज की वर्तमान पीढ़ी में सत्ता के सभी पहलुओं की जानकारी थी। इस प्रकार वो बहुत सी चीजों के बारे में जानता था, जिनमें प्रभावशाली पदों पर आसीन लोगों के चेहरे भी शामिल थे। उदाहरण के लिए ये खरगोश जैसा दिखने वाला व्यक्ति। द गॉडफादर ने बहुत दिमाग लगाया और किसी तरह उस युवक की पहचान के बारे में एक अनुमान लगाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो बिलियोस कैसीनो के वर्तमान मालिक हों, और साथ ही बिलियोस परिवार के वर्तमान मुखिया भी हों? आखिरकार काले बाल और लाल आंखें बिलियोस परिवार की विशिष्ट विशेषताएं थी, जिनकी नकल कोई नहीं कर सकता था, सिवाय इसके कि आप अपने बालों को रंग लें और आंखों में लेंस पहन लें। इतना ही नहीं, ऐसा लगता था जैसे इस व्यक्ति को कैसीनो में विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं। जहां तक सुनहरे बालों वाले व्यक्ति की बात है, गॉडफादर ने कसम खाकर कहा कि उसने माफिया समाज की गुप्त पत्रिका में उस चेहरे को देखा था। वो निश्चित रूप से इवान वाल्टर ही होगा, जो वर्तमान में वाल्टर परिवार का मुखिया है, जो माफिया समाज पर राज करने वाला सबसे शक्तिशाली परिवार है। दरअसल इंटरनेट पर भी इवान का रूप आसानी से नहीं देखा जा सकता था। हालांकि भूत होने के नाते गॉडफादर को इंसानों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। अगर वो लड़का इवान है, तो ये लड़का क्या वो उसी का बेटा है? वाल्टर परिवार का इकलौता वारिस, 8 साल का विलक्षण प्रतिभा वाला बच्चा फिनले वाल्टर। गॉडफादर ने फिनले को एंसली की नकली परी नहीं समझा, लेकिन फिर भी उन्होंने एंसली को बताने के बारे में सोचा। क्या मुझे उस छोटी बच्ची को बताना चाहिए? उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हालांकि अंत में खुद से लंबी बहस के बाद गॉडफादर ने चुप रहना ही बेहतर समझा।
कोई बात नहीं, चलो शांत रहते हैं। इसी बीच जैक और इवान ने मेज सजाने में ज्यादा समय नहीं लगाया। उन्होंने चौकोर कांच की मेज को 4 सिंगल सीट वाले सोफे के बीचों बीच रख दिया। इस व्यवस्था से गैर खिलाड़ी भी एक साथ मैच देख सकेंगे। चलो वहीं बैठते हैं। इवान ने एंस्ली को उस जगह पर आने के लिए आमंत्रित किया जो उन्होंने तैयार की थी। एंस्ली ने उस आदमी को सिर हिलाकर अभिवादन किया और सेलेनो को अपनी बाहों में लिए हुए समूह के पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही वे बैठ गए, खेल के पहले खिलाड़ी इवान ने कांच की मेज पर एक छोटा सा सफेद पासा उछाला। नियम आसान है, मेरा बेटा या मेरा दोस्त हमारे लिए पासा फेंकेगा और खेल शुरू होने से पहले हम दोनों को यह अनुमान लगाना होगा कि कौन सा नंबर आएगा। इवान ने ठंडे स्वर में बात की और परसिवल को एंस्ली की नजरों से दूर अपनी जेब में छिपा लिया। इस खेल में हम अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आपके पास कोई क्षमता नहीं है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है। इवान ने कंधे उचकाए और फिर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तो चलिए शुरू करते हैं। 0206 5:16 PM अध्याय 270 परसिवल की भविष्यवाणी शक्ति। ठीक है, खेलने से पहले मैं अपनी शर्त बता देता हूँ। इवान ने शुरू करें। जैसी बात कहने के बाद भी तुरंत जुआ खेलना शुरू नहीं किया। क्या? ठीक है। एंस्ली एक पल के लिए अचंभित रह गई, लेकिन जल्दी ही वो संभल गई। मैं भूल गया था कि मुझे शर्त भी तैयार करनी चाहिए। बच्ची को लगा कि उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो वैसे भी जीतने वाली है। लेकिन अगर इवान चाहे तो देखते हैं। मैं 5 एक रंग के क्रिस्टल दांव पर लगाता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? इवान ने शांत भाव से हाथ हिलाया और 5 छोटी उंगली के आकार के लाल ऊर्जा क्रिस्टल कांच की मेज पर बिखर गए। कांच की मेज पर क्रिस्टल के टकराने की झनझनाहट भरी आवाज से एंस्ली लगभग सांस लेने में असमर्थ हो गई। धत तेरे की! अचानक से 5 एक ही रंग के क्रिस्टल प्रकट हो गए और ये आदमी इतनी आसानी से ये कीमती क्रिस्टल कैसे दे सकता है? एंस्ली वास्तव में अमीरों की मानसिकता को समझ नहीं पाती थी। जाहिर है, उसकी ऐसी सोच का कारण यही था कि उसने अभी तक उस अमीरी का अनुभव नहीं किया था। दरअसल बच्ची ने इतने सारे डॉलर प्राप्त करने और भविष्य में आसानी से और अधिक प्राप्त करने की क्षमता होने के बावजूद उन्हें ऐसे ही समझा जैसे उनका कोई मूल्य ही न हो। उसके पास ऊर्जा क्रिस्टल नहीं थे, इसलिए ये उसकी नजर में मूल्यवान था। लेकिन इवान के लिए, जिसने फिनले की बदौलत ऊर्जा क्रिस्टल की खान की खोज की थी, ये निम्न श्रेणी के क्रिस्टल उसकी आंखों में मिठाई की तरह लग रहे थे। ठीक है, यही मेरी शर्त है। तुम क्या निकाल सकते हो? इवान ने क्रिस्टल को मेज के बीच में धकेलने के बाद एंस्ली से पूछा। क्रिस्टल को देखकर लार टपका रही एंस्ली ने जब ये सुना तो वह रुक गई। बच्ची ने अपने गाल खुजलाए और उसका चेहरा लाल हो गया। ओह अंकल, मुझे लगता है कि मेरे पास इन क्रिस्टलों जितनी कीमती कोई चीज नहीं है। दरअसल डॉलर से ऊर्जा क्रिस्टल नहीं खरीदे जा सकते थे। इसे प्राप्त करने के लिए शक्ति, प्रतिष्ठा और संपर्क की आवश्यकता होती थी। इवान ने शुरू से ही इसका अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसने एंस्ली की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने शांति से अपनी कुर्सी पर उंगलियों से थपथपाया और कुछ बुदबुदाया। अगर ऐसा है, तो मैं इन क्रिस्टलों के बदले में आपका समय ले लूंगा। शर्त के तौर पर मेरा समय। एंस्ली सिहर उठी। उसने अचानक इवान के सोफे के पीछे खड़े फिनले की ओर देखा। उसे याद आया कि उस लड़के में समय से संबंधित एक क्षमता थी। क्या ये वही लड़का हो सकता है जो मेरी उम्र चुरा सकता है या कुछ और? एंस्ली का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ते देख इवान तुरंत समझ गया कि उसे किसी तरह की गलतफहमी हो गई है। अरे, क्या आपको लगा कि मेरा बेटा आपकी उम्र चुरा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इवान ने जल्दबाजी में गलतफहमी को दूर कर दिया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि एंस्ली को फिनले की समय क्षमता के बारे में कैसे पता चला। वह बदमाश क्रोनोसी सारे अच्छे शो कर रहा होगा। समय लेने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप हार जाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे बेटे के साथ राजधानी में रहें। इवान की आवाज और चेहरा पहले की तरह ही ठंडा था, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि उसे लगातार पसीना आ रहा था। वह आदमी पहले से ही एक प्यारी सी छोटी लड़की के प्रति कमजोर था और अब वह चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरा बेटा बहुत नखरे वाला और चिड़चिड़ा स्वभाव का है और वह अपने हम उम्र के किसी को भी आसानी से पसंद नहीं करता। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप कुछ समय के लिए उसके दोस्त बन जाएं। अपने पिता की बातें सुनकर फिनले को लगभग उल्टी आ गई। मेरी उम्र के दोस्त एन मुझसे बहुत छोटी है और मेरे नखरेबाज और चिड़चिड़े स्वभाव का होने का तुम्हारा क्या मतलब था? हमारे परिवार की सामाजिक स्थिति की वजह से मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है? ये निश्चित रूप से मेरे स्वभाव की वजह से नहीं है। फिनले गुस्से से आग बबूला था और मन ही मन अपने पिता को परेशान करने के बारे में सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर जब एंस्ली ने इवान की बात सुनी तो उसने मन ही मन राहत की सांस ली। ओह, तो उसका मतलब ये था, अगर सिर्फ उस शरारती बच्चे के साथ जाना है तो ठीक है। वह मन ही मन इवान से सहमत थी कि नील ऑल्टर, ये कमीना, एक घटिया इंसान था। इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं थे। जब फिनले ने देखा कि एंस्ली करुणा भरी निगाहों से उसे देख रही है, तो वह लगभग बेहोश हो गया। कहीं तुम मेरे पिताजी की बकवास पर विश्वास तो नहीं करते? अफसोस की बात है कि फिनले के इस छोटे से मानसिक विकार की किसी ने परवाह नहीं की। इवान ने एंस्ली की ओर इशारा करते हुए कहा, कैसा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है। अंकल। एंस्ली को अचानक इवान को बुलाने में दिक्कत होने लगी। आखिर उसे उसका नाम भी तो नहीं पता था। मुझे अंकल मैक्स कहो। ठीक है, जैक मेरा मतलब है जैक। पासा फेंकने में हमारी मदद करो। इवान ने जैक की ओर देखा और उससे मदद मांगी। एंस्ली के सामने जैक का नाम बदलकर जैक रख दिया गया था और उसके पास इवान को मन ही मन कोसने के बावजूद बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अरे यार इवान, जैक कैसा नाम है? ये तो बस नाम का पहला अक्षर बदल दिया है। तुम कितने नासमझ हो। इसके बावजूद जैक पासा लेने गया और उसे फेंकने के लिए तैयार हो गया। हालांकि इससे पहले उसने अपने बाईं और दाईं ओर बैठे 2 खिलाड़ियों को देखा। मैक्स और गॉटोडलर, मुझे अपना चुना हुआ नंबर बताओ। तुम दोनों एक ही नंबर नहीं चुन सकते। ठीक है, मुझे पहले जाने दो। इवान ने शांत भाव से परसिवल को इशारा किया, जो उसकी छाती की जेब में छिपा हुआ था, कि वह अपनी भविष्यवाणी शुरू करे। अगर बात सिर्फ कुछ सेकंड के भविष्य को देखने की हो, तो परसिवल इसे पलक झपकते ही कर सकता है। इसे करें, रोजर। परसिवल ने अपनी उंगली चटकाई और उसकी बैंगनी आंखें धीरे-धीरे धूसर रंग की हो गईं और उसकी पुतलियों में आकाशगंगाओं की झलक दिखाई देने लगी। उनकी दोनों पुतलियों में मानो संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक दूसरे में समेटे हुए था। उनकी इंद्रियों से कुछ भी नहीं बचता था। उसके सुनहरे बाल रहस्यमय तरीके से उसकी काली हुरी के अंदर लहरा रहे थे और यह स्थिति कुछ सेकंड के लिए बनी रही, फिर सब कुछ शांत हो गया। नंबर 3 चुनो। पासा हमें यही दिखाएगा। इवान के दिमाग में परसिवल की बचकानी लेकिन कर्कश आवाज गूंजी। उसी क्षण इवान ने अपने भावहीन चेहरे के साथ जैक की ओर देखा। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। बात हम एंस्ली की सांसें थम गईं। नंबर 3, जी यही तो मैं चुनने वाला था। 0206 5:16 PM अध्याय 271 भविष्य को बदलना। एंस्ली अचंभित रह गई। आखिरकार उसने नंबर 3 चुनने के बारे में सोचा तो था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इवान ने उसे पहले ही चुन लिया। क्या यह एक संयोग है? एंस्ली को ऐसा नहीं लगा। इवान ने उसे बताया था कि वे अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। क्या इस आदमी ने मेरे मन की बात पढ़ ली? एंस्ली ने अपने होंठ दबाए और आह भरी। उसके पास दूसरा नंबर चुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने नंबर 6 चुना। ठीक है, तो अब मैं पासा फेंकता हूँ। जैक ने तुरंत दोनों खिलाड़ियों को सिर हिलाकर इशारा किया और पासा मेज पर फेंक दिया। घूमो, पासा हवा में लुढ़का और धीरे-धीरे कांच की मेज पर गिर गया।
उसी समय कुछ भी न कर रहे परसिवल को अचानक भविष्य को एक बार फिर देखने की तीव्र इच्छा हुई। इवान को बिना बताए उस छोटे लड़के ने अपनी भविष्य देखने की क्षमता का उपयोग करके कुछ सेकंड के लिए भविष्य में झांक लिया। हालांकि जब परसिवल ने देखा कि क्या होने वाला है, तो छोटी परी लगभग इवान की जेब वाली पेटी से गिर ही गई। क्या ये कैसे हो सकता है? पलक झपकते ही उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी बैंगनी आंखें सफेद रोशनी में झिलमिला उठी और वह कांपती हुई आवाज में कुछ बुदबुदाया। नहीं, यह असंभव है। मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। आखिर भविष्य पल भर में कैसे बदल जाता है? कुछ ही सेकंड में परसिवल को पूरा यकीन था कि पासे पर सबसे ऊपर 3 नंबर आया है, इसलिए वही जीतने वाला नंबर होना चाहिए। इसलिए उसने इवान को वही नंबर चुनने को कहा। लेकिन जब उसने दोबारा भविष्य देखा तो वह बदल गया। परिणाम बदल गया। जीतने वाला नंबर अब नंबर 3 नहीं रहा, बल्कि नंबर 6 बन गया। वही नंबर जो उस शरारती बच्चे ने चुना था। उसी क्षण परसिवल ने तुरंत इवान की जेब से अपना सिर बाहर निकाला और बिना पलक झपकाए एंस्ली को घूरने लगा। ये लड़की कौन है? ये कैसे हो गया कि इसने वही नंबर चुना जो मैंने अभी अभी जीता? साफ तौर पर तो नंबर 3 था, लेकिन इस लड़की के नंबर 6 चुनने के बाद तो किस्मत ही बदल गई। भविष्य देखने की क्षमता के कारण परसिवल वास्तव में जुए में अजेय था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य को बदला नहीं जा सकता। ऐसे कई मामले थे जिनमें उसने भविष्य के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो बदल गई। आमतौर पर ऐसा तब होता था जब कोई व्यक्ति भविष्य को प्रभावित करता था। बिल्कुल अभी की तरह परसिवल ने कांच की मेज पर पासा गिरते हुए देखकर गहरी सांस ली। इस बदमाश ने पासे के साथ कुछ ऐसा जरूर किया है जिससे भविष्य बदल गया। परसिवल को यह नहीं पता था कि उसने भविष्य को तब देख लिया था जब एंस्ली ने इवान को अपनी पसंद नहीं बताई थी। दरअसल बच्चे ने पहले से ही तीसरा नंबर चुनने की योजना बना ली थी। स्वाभाविक रूप से जीतने वाला नंबर जिसे परसिवल ने देखा था वह कुछ ऐसा था जिसे एंस्ली ने अपनी भाग्य शक्ति का उपयोग करके बदल दिया था। ये निश्चित रूप से तीसरे नंबर पर होना चाहिए था। काश इवान ने वह नंबर पहले न लिया होता। अफसोस की बात है कि एंस्ली के पास दूसरा नंबर चुनने के अलावा कोई चारा नहीं था और स्वाभाविक रूप से वह अपनी भाग्य शक्ति का उपयोग करेगी और परिणाम भी अलग होगा। परसिवल की भविष्यवाणी 100% सही थी। जैसे ही पासे की सतह दिखाई दी, उन सभी को उस पर खुदा हुआ अंक साफ दिखाई दिया। 6। ओह, तुम जीत गई, नन्ही बच्ची। जैक ने सहज भाव से एंस्ली को बधाई देते हुए हल्की सी आह भरी। बेशक उसने चुपके से इवान की ओर देखा, जिसका चेहरा उदास हो गया था। अरे यार, मुझे पता है तुम्हारे पास एक भविष्य बताने वाली परी है जो भविष्य देख सकती है, तो फिर भी तुम हार क्यों जाते हो? क्या इस बच्ची ने कुछ ऐसा किया जिससे पासे पर उसका ही नंबर आ गया? ऐसा हो सकता था, लेकिन जैक को बच्चे की कोई हलचल महसूस नहीं हुई। पासे पर भी कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिख रहा था। जैसे ही इवान ने जैक की प्रश्नपरक निगाहों को भांप लिया, उसने नाक सिकोड़ते हुए अपना हाथ हिला दिया। बुरा नहीं है, तुम भाग्यशाली हो। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने अनिच्छा से एंस्ली की प्रशंसा की, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन बना रहा। जब एंस्ली ने भाग्यशाली शब्द सुना तो वह मन ही मन व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराई। हाँ, बिल्कुल, मैं भाग्यशाली हूँ। मैंने जिस क्षमता का इस्तेमाल किया वह भाग्य को प्रभावित करने वाली क्षमता थी। ठीक है, आपने मेरी चापलूसी कर दी अंकल मैक्स। एंस्ली शर्माते हुए शर्मा गई और अपनी उंगलियों से खेलने लगी। वह थोड़ी संकोची होने के साथ साथ उत्साहित भी लग रही थी। वह बिल्कुल आपकी पड़ोस वाली प्यारी बेटी जैसी दिखती थी। काश किसी को उसकी इस विचित्र क्षमता के बारे में पता न होता। फिनले, जिसे पहले से ही एंस्ली के रहस्य के बारे में पता था, मन ही मन अपने पिता पर हंस रहा था। छी, भाग्य को प्रभावित करने की क्षमता के विरुद्ध आप भविष्यवाणी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आप जो भी भविष्यवाणी करेंगे वो हमेशा वही होगी जो एंस्ली ने तय की थी। दरअसल चूंकि फिनले इस तरह सोच सकता था, इसलिए परसिवल को भी एंस्ली की क्षमता के बारे में न जानते हुए भी उसी तरह के संदेह हो सकते थे। वह अपनी वर्तमान देखने की क्षमता का उपयोग करके बच्चे की क्षमताओं को देख सकता था, लेकिन परी का मानना था कि कुछ बातें गुप्त ही रहनी चाहिए। वो लड़की की निजता का सम्मान करेगा। फिर भी परी ने इवान को अपनी खोजों के बारे में बता दिया। क्या जो भविष्य तुमने पहले देखा था वह कुछ ही सेकंड में बदल गया? इवान ने मन ही मन परसिवल के शब्दों को सुनते हुए अनायास ही अपनी भौहें से कोड़ ली। हम उस बच्ची के चुनाव करने से पहले तो यह निश्चित रूप से नंबर 3 पर था, लेकिन उसके बाद यह नंबर 6 पर आ गया। तो तुम्हारा मतलब है उसके पास इस जुए को प्रभावित करने की शक्ति है? इवान ने भौहें चढ़ाते हुए परसिवल का सिर अपनी छाती की जेब में धकेल दिया। अगर एंस्ली के पास पासे को प्रभावित करने की कोई विशेष क्षमता होती तो वह लड़की द्वारा अपना नंबर चुनने के बाद भविष्य देख सकता था, है ना? परसिवल के मन में भी यही विचार थे। आमतौर पर परी के भविष्य बताने से पहले वे दोनों सभी जुआरियों के अपने अपने पक्ष चुनने का इंतजार करते थे। इस तरह चाहे कोई भी पासे को प्रभावित कर सके, भविष्य अटल रहेगा और इवान के पास जीतने का मौका होगा। आखिरकार उसके पास अन्य क्षमताएं भी थीं जो जुए को प्रभावित कर सकती थीं। वो केवल परसिवल की भविष्यवाणी पर ही निर्भर नहीं था। समस्या केवल इस बात की होगी कि अन्य जुआरियों के मुकाबले किसकी शक्ति अधिक प्रबल है। तो सवाल यह है कि क्या उसकी अन्य क्षमताएं एंस्ली की क्षमताओं से अधिक प्रभावी हैं, या इसके विपरीत? 0206 5:16 PM अध्याय 272 दांव बढ़ाना। अपने 10 से अधिक वर्षों के जुआ करियर में इवान शायद ही कभी हारा हो। उसकी हार की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। निश्चित रूप से ये 10 से कम थी। क्यों? क्योंकि उसने कभी हारने वाला खेल नहीं लड़ा। अगर परसिवल के जरिए उसे जो दिख रहा था वह उसके लिए प्रतिकूल था, तो वह गड्ढे में क्यों कूदता? इस प्रकार इवान को कैसीनो में जैक की तरह ही अजेय कहा जा सकता है। इसलिए इस समय अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने परसिवल से भविष्य में और आगे देखने के लिए कहा। उसे यह सुनिश्चित करना था कि जीतने का कोई रास्ता ही नहीं है या वो वास्तव में जीत सकता है। ठीक है, मैं पहले अपनी भविष्यवाणी कर लूंगी। इवान, तुम्हें उस बच्ची से बात करके उसका ध्यान भटकाना चाहिए। परसिवल ने भविष्यवाणी शुरू करते ही कुछ विदेशी शब्द बुदबुदाने शुरू कर दिए। दूसरी ओर इवान ने शांत भाव दिखाते हुए लाल ऊर्जा क्रिस्टल को एंस्ली की ओर धकेल दिया। ये लो, एक ही रंग के 5 ऊर्जा क्रिस्टल। ये तुम्हारी जीत है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें वही दूंगा जिसके तुम हकदार हो। इवान वास्तव में मुस्कुराना चाहता था, लेकिन उसके ठंडे चेहरे ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने दोस्ताना रवैया दिखाने के लिए बस एक हल्की सी मुस्कान दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस मुस्कान को देखकर कोई उसे पीटने की इच्छा करेगा। एंस्ली भी अपवाद नहीं थी। लड़की ने सिर हिलाते हुए अपने होठों को फड़फड़ाया। धन्यवाद चाचा। बच्ची ने क्रिस्टल को अपनी जेब में रख लिया और उन्हें अपने स्थानिक भंडारण हार में रख लिया, जबकि मन ही मन चाचा को कोस रही थी। ये कैसी मुस्कान है? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? ये मुस्कान तो सच में मार खाने को उकसा रही है। हारने वाले तुम हो, ठीक है, तुम्हें इस तरह मुस्कुराना नहीं चाहिए। एंस्ली ने इवान के हाव भाव को पूरी तरह से गलत समझा और फिनले ने इसे नोटिस किया। लड़के ने जल्दी से अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और पीछे मुड़ गया। हंसी रोकने की पूरी कोशिश करते हुए उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। हाँ, ये लो पापा, एन अभी आपके चेहरे पर थप्पड़ मारने की सोच रहा होगा। आपके इस लकवाग्रस्त चेहरे से यही उम्मीद थी। फिनले अपने पिता के भावनाओं को व्यक्त करने के अनोखे तरीके से वाकिफ था। लोग अक्सर उसे गलत समझ लेते थे, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पत्नी समझ पाती थी। केवल वही छोटा लड़का जिसने अपने पिता के साथ 2 जीवन जिए थे, सच्चाई जानता था।
अगर वह अपने पिता को इस तरह मुस्कुराते हुए देखता तो वह समझ जाता कि उनका इरादा किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, बल्कि वे सचमुच मुस्कुराना चाहते हैं। अफसोस, खैर मैं इनको इस गलतफहमी के बारे में बताने की जहमत नहीं उठाऊंगा। फिनले ने कंधे उचकाए और चुप रहना ही बेहतर समझा। वह अपने पिता को एंस्ली की शत्रुतापूर्ण निगाहों के नीचे थोड़ा कष्ट सहने देना चाहता था। चूंकि उसके पिता एंस्ली को बहुत पसंद करते थे, इसलिए एंस्ली का उनके प्रति रवैया एक अच्छी सजा साबित हो सकता था। आपको किसने कहा कि आप मुझे समस्याग्रस्त और क्रोध संबंधी समस्याओं वाला व्यक्ति कहें? फिनले अपने पिता की बदकिस्मती पर हंसने में व्यस्त था, तभी परसिवल ने भविष्य में झांकने का काम पूरा कर लिया। परी ने तुरंत इवान को इसकी सूचना दी। इवान, ये बुरा है। मैं चाहे जैसे भी देखूं, जब वो बच्ची कोई संख्या चुनेगी, तो भविष्य में वही संख्या दिखाई देगी जो उसने चुनी थी। तुम्हारा क्या मतलब है? तो हर बार जब वो कुछ करती है, तो भविष्य हमेशा उसके नियंत्रण में होता है। इवान ने आइंस्ली की ओर देखे बिना अपनी भौहें सिकोड़ ली। अगर परसिवल की बात सच है, तो इसका मतलब है कि इस गांव में एंस्ली की अज्ञात शक्ति उससे कहीं अधिक प्रभावी होनी चाहिए। ऐसे भी मौके आए जब जुए में इस्तेमाल किए जाने पर कमजोर आक्रमण शक्ति वाले अन्य क्षमता उपयोगकर्ताओं ने वास्तव में अन्य शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे जैक की एक ऐसी क्षमता थी जिसने उसे बिलियोस कैसीनो का मालिक बनाए रखा। हाँ, जुए के मामले में उस बदमाश की विशेष शक्ति तुम्हारी शक्ति से कहीं बेहतर है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये खेल जारी नहीं रखना चाहिए। तुम कभी नहीं जीत पाओगे, इवान। परसिवल ने भविष्य देख लिया था और यह भी देख लिया था कि इवान कभी भी एंस्ली को हरा नहीं सकता। लगातार खेले गए 10 मैचों में से वह 10 बार लगातार हारा था। उस बच्चे में तो वाकई गजब की क्षमता है। परसिवल ये देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि एंस्ली में जुए में अजेय होने की कैसी क्षमता है। हालांकि वह दूसरों की निजता का सम्मान करने के अपने सिद्धांत पर कायम रहा। जब इवान को परसिवल की पुष्टि मिली, तो उसका चेहरा एक बार फिर उदास हो गया। अगर मैं खेलती रही तो क्या मैं हारती ही रहूंगी? क्या मैं उसके खिलाफ कभी जीत ही नहीं पाऊंगी? एक पल के लिए इवान को मानसिक आघात लगा। अपने पूरे जुआ करियर में कुछ विशेषज्ञ उसे हरा सकते थे, लेकिन इस तरह लगातार और स्थायी रूप से हारने की हद तक नहीं। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने परसिवल की क्षमता को स्वीकार किया, इसलिए उसे ये भी विश्वास था कि एंस्ली में भी लगातार जीतने की क्षमता है। बस यही तो सवाल है, ये कैसी क्षमता है? बेहद शक्तिशाली। जुए की दुनिया जैसी अनिश्चित परिस्थितियों में 100% जीत सुनिश्चित करना। अगर यह अत्यधिक शक्तिशाली नहीं है, तो ये धोखा ही होना चाहिए। तो फिर उसे क्या करना चाहिए? अगर वह ऐसा करता रहा तो वह खुद को ही शर्मिंदा कर लेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इवान को वाल्टर परिवार के मुखिया होने का गौरव था। अगर वह अपने भावी वफादार सहयोगी के सामने 10 बार हार जाता, तो क्या ये शर्मनाक नहीं होता? कम से कम इस बच्चे के सामने तो उसे अपनी शांत छवि बनाए रखनी ही थी। और इवान ने ये भी सोचा कि वह अपने शरारती बेटे फिनले के सामने खुद को शर्मिंदा न करे। लेकिन सिर्फ एक मैच के बाद ही यह कह देना कि वह खेलना जारी नहीं रखेंगे। इवान दुविधा में था, क्या उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? अगर हाँ, तो हारने पर भी उसे कुछ लाभ तो मिलना ही चाहिए। जब इवान अपनी बर्बादी से फायदा उठाने का तरीका सोच रहा था, तभी अचानक उसे एक प्रेरणा मिली। अरे वाह, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? इससे अगर मैं हार भी जाऊं, तो भी मुझे फायदा ही होगा। इवान ने अपने होठों के कोने को खींचा और अपनी ठंडी माणिक जैसी आंखों से एंस्ली की ओर देखा। अगले खेल के लिए क्या हमें दांव बढ़ाना चाहिए? चाचा ने बच्चे को एक अजीब प्रस्ताव दिया। वह दांव बढ़ाना चाहता था। 0206 5:17 PM अध्याय 273 अपने बेटे पर दांव लगाना। लाश उठाऊं। एंस्ली ने अपना सिर झुकाया। उसने इवान को संदेह भरी निगाहों से देखा। ये बूढ़ा आदमी आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या यह उसकी कोई चाल है? क्या उसने जानबूझकर हार का नाटक किया ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं ज्यादा दांव लगाऊं और फिर वो मुझे हरा देगा? हालांकि एंस्ली का मानना था कि इस तरह के जुए के खेल में उसकी किस्मत बेजोड़ है, फिर भी उसने घमंड करने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर इवान के पास कोई और भी ज्यादा शक्तिशाली क्षमता हो? उदाहरण के लिए समय को नियंत्रित करने की क्षमता, उसे रोक देना और फिर पासे की स्थिति को बदल देना। चूंकि नील उसके बेटे के पास समय से संबंधित क्षमता थी, तो पिता होने के नाते उसके पास भी होनी चाहिए, है ना? किसी ने कहा था कि अधिकांश अनोखी क्षमताएं विरासत में मिलती हैं। अफसोस, इवान को बिल्कुल भी नहीं पता था कि एंस्ली के मन में क्या चल रहा है। हारने का पक्का इरादा लिए अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने अपनी कुर्सी पर हाथ पटका। दांव बढ़ाते हैं, लेकिन शर्त के तौर पर ऊर्जा क्रिस्टल की मात्रा नहीं बढ़ाते। मुझे लगता है कि सिर्फ ऊर्जा क्रिस्टल का इस्तेमाल करके शर्त लगाना उतना मजेदार नहीं होगा। तो आप किस तरह का बूट पहनना चाहते हैं, अंकल? एंस्ली ने इवान को सावधानी से देखते हुए अपनी उंगलियों से फिर से खेलना शुरू कर दिया। अगर उस लड़के ने कहा कि सेलिनो को भी शर्त में शामिल किया जाना चाहिए, तो वह कभी सहमत नहीं होगी। लेकिन इवान ने आगे जो कहा, उससे बच्ची लगभग सोफे से गिर ही गई। मेरे बेटे पर शर्त लगाने के बारे में क्या ख्याल है? देखते हैं। अगर आप जीत जाते हैं, तो मेरा बेटा आपकी हर बात मानेगा। वह आपको खुश करने की पूरी कोशिश करेगा, और यह सिर्फ तब लागू नहीं होगा जब वो राजधानी में हो। एंस्ली के कांपते कंधों को देखकर भी इवान ने रुकने की कोशिश नहीं की। मेरा बेटा जहां भी होगा आपसे संपर्क में रहेगा। अगर आपको उसकी मदद की जरूरत हो, तो आप उसे कभी भी कॉल कर सकते हैं। वो मदद के लिए तैयार हो जाएगा। कैसा रहेगा? इवान ने आखिरकार अपना प्रस्ताव पूरा किया और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी भयावह लग रही थी कि एंस्ली डर के मारे कांप उठी। ये कैसा बाप है ये? अपने अनमोल बेटे को कैसे दांव पर लगाकर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुआ खेल सकता है जिसे वो मुश्किल से जानता है? एंस्ली लगभग बेचारे नील को गोद लेना चाहती थी और उसने उसके दुखी दिल को सांत्वना दी। क्या नील अपने चाचा का लाडला बेटा नहीं था? शायद उसे मन ही मन नापसंद किया जाता था और इसलिए चाचा नील को त्यागना चाहते थे। एंस्ली के दिमाग में तरह तरह की मानवा कहानियों की प्लॉट लाइनें घूम रही थी, जिससे उसके विचारों में और अधिक नाटकीयता जुड़ रही थी। बच्चा अनजाने में नील की ओर देखने लगा, ये सोचकर कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। दरअसल जब एंस्ली ने नील उर्फ फिनले को देखा, तो लड़का जड़वत जमीन पर जम गया। उसका चेहरा भूतों की तरह पीला पड़ गया, यहाँ तक कि गॉडफादर, जो कि असल भूत था, से भी ज्यादा पीला। लड़के ने अपना सिर भी नीचे कर लिया और उसके कंधे बुरी तरह कांपने लगे। फिनले इस समय अपने पिता के सिर पर घूंसा मारने से खुद को रोक रहा था। लड़के ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और अपने पिता समेत अपने 18 पूर्वजों को कोसने लगा। भाड़ में जाओ पिताजी। ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या करने की योजना बना रहे हो। शर्त का बहाना बनाकर तुम मुझे और एन को बराबरी पर लाना चाहते हो, है ना? मुझे उसके पास भेजकर तुम क्या चाहते हो? क्या मैं उसकी हर बात मानूं? छी, तुम तो बस भविष्य में हमारी शादी करवाना चाहते हो। मुझे पता है। फिनले ने शायद हद से ज्यादा सोच लिया था। दरअसल इवान सिर्फ इतना चाहता था कि फिनले अपने भावी वफादार सहयोगी के साथ अधिक समय बिताए और साथ ही धीरे धीरे बच्चों के बीच भावनाओं को पनपने दे। बेशक ये बेहतर होगा यदि दोनों बचपन के दोस्त के रूप में बड़े हों और फिर जब वे वयस्क हो जाएं, तो उनके मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं हों। अगर हो सके तो उन्हें एंस्ली के 10 साल की होने पर और फिनले के 15 साल की होने पर सगाई कर लेनी चाहिए। माफिया से जुड़े लगभग 10 साल के बच्चों की सगाई करवाना आम बात है और उनकी शादी तभी होती है जब दोनों बच्चे 18 साल के हो जाते हैं। लेकिन फिनले ने इस बात को हद से ज्यादा बढ़ा दिया। उसे लगने लगा कि शायद उसके पिता चाहते हैं कि वो जल्दी से उन्हें एक प्यारी सी पोती दे दे या कुछ और। इस प्रकार बेचारा लड़का दांत पीसते हुए कोने में चुपचाप सिसकियां भरता रहा।
वो गोल गोल आकृतियां बनाता और धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाता रहा। ये देखकर एंस्ली का दिल उस लड़के के लिए नर्म पड़ गया। उसकी आंखों में पानी आ गया और नाक थोड़ी नम हो गई। ओह नील, कितना दयनीय। अरे रोना मत। एंस्ली लगभग उठकर नील के पास दौड़ पड़ी ताकि उस बेचारे लड़के को दिलासा दे सके। हालांकि लड़का घमंडी और चिड़चिड़ा था, एंस्ली जानती थी कि वो बस थोड़ा ज्यादा बिगड़ा हुआ है। अंदर से वो उतना बुरा नहीं है। इसलिए जब उसने लड़के की दयनीय हालत देखी तो वह इवान को कोसना चाहती थी। चाचा जी, क्या अब आप अपने बेटे को नहीं चाहते? क्या इसलिए कि वह बदसूरत है? क्या इसलिए आप उसे खरगोश का मुखौटा पहनने के लिए मजबूर करते हैं? हाँ, यही बात होगी। ओह नहीं, बेचारा नील। यहाँ तक कि जेव और गॉडफादर ने भी चुपके से अपने काल्पनिक आंसुओं को अपने साझा रुमाल से पोंछा। छोटी बच्ची, वो लड़का कितना दयनीय है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो वाल्टर परिवार का इकलौता वारिस है। परिवार के मुखिया इवान उसे यूं ही जाने नहीं देंगे। लेकिन गॉडफादर ने ऐसा कुछ नहीं कहा और बस हवा में तैरते हुए खुशी खुशी शो देखते रहे। हाँ, वो कितना दयनीय है। अगर उसके पिता उसे नहीं चाहते तो मैं उसे अपने परिवार के पास ले जाऊंगी। एंस्ली ने ठान लिया था कि वह इस अवांछित लड़के को अपने परिवार में शामिल करके उसका पालन पोषण करेगी। आखिरकार समय से संबंधित उसकी क्षमता में उसकी दिलचस्पी थी। अगर आपको कोई आपत्ति न हो अंकल, तो शर्त के तौर पर मुझे क्या रखना चाहिए? एंस्ली ने इवान का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि अपने घर में नील के भविष्य के कमरे के बारे में भी सोचने लगी। क्या उसे साधारण डिजाइन पसंद आएंगे या नहीं? आखिरकार वो कभी एक बिगड़ा हुआ अमीर बिगड़ेल लड़का हुआ करता था। लड़की ने हद से ज्यादा सोच लिया। वो सचमुच किसी के खानदानी वारिस का अपहरण करके उसे अपना बनाने की योजना बना रही है। 0206 5:17 PM अध्याय 274 इवान की षड्यंत्र योजना। इवान को यह नहीं पता था कि एंस्ली ने पहले ही फिनले को अपने घर ले जाने की योजना बना ली थी और उसे अपनी देखरेख में पंजीकृत करवा लिया था। अगर उसे पता होता तो वह कभी ऐसा प्रस्ताव नहीं रखता। बिल्कुल नहीं। उसकी चालाक योजना के चलते उसका इकलौता वारिस किसी और के साथ भाग जाएगा। उसके जिगर में बहुत दर्द होगा और वो खून के आंसू जरूर रोएगा। बच्चे की प्रतिक्रिया सुनकर प्रसन्न होकर इवान ने शांत भाव से उत्तर दिया, आपको बस खुद को दांव पर लगाना है। अगर आप हार जाते हैं तो जब आप काम करने की कानूनी उम्र के हो जाएंगे तो आपको मेरे परिवार में काम करना होगा। वो व्यक्ति थोड़ी देर रुका और फिर जल्दी से आगे बढ़ गया। बेशक ये नौकरी अनुचित या ऐसी कोई चीज नहीं होगी। इवान ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कहीं फिर से कोई गलतफहमी न हो जाए, क्योंकि उसे डर था कि जैक और फिनले उसे एक बार यौन शोषण करने वाला समझ लेंगे। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। एंस्ली ने ज्यादा सोचे बिना तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आखिरकार उसे पूरा भरोसा था कि जुए में उसे कोई नहीं हरा सकता। दोनों पक्षों द्वारा शर्तों पर सहमति जताने के बाद जैक एक बार फिर आगे बढ़ा और खांसा, तुम कौन सा नंबर चुनना चाहती हो गॉडटोडलर? इस बार जैक ने पहले एंस्ली से पूछा, क्योंकि पिछली बार उसने एंस्ली से पहले इवान को नंबर चुनने दिया था। प्रसन्न होकर बच्ची ने अपनी नन्ही उंगलियां उठाते हुए मुस्कुराया। नंबर फाउल 4, ठीक है। और तुम? एफ, मेरा मतलब है मैक्स। जैक ने पसीने से तर पीठ के साथ इवान की ओर देखा। उसने लगभग इस आदमी को उसके असली नाम से ही पुकार दिया था। बाल बाल बच गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इवान थोड़ी देर के लिए रुका ताकि परसिवल एक बार फिर भविष्य देख सके। इवान, भविष्य बताता है कि जीतने वाला नंबर 4 है। वो बच्ची सचमुच जीतने की संभावना को अपने हाथों में ले रही है। अब परसिवल को पूरा यकीन था कि भविष्य में वे जो भी संख्या चुनेंगे वह हमेशा एंस्ली द्वारा चुनी गई संख्या की ओर ही झुकेगी। जीतने के और कोई रास्ते नहीं थे। यह एक बंद गली थी। आह भरते हुए इवान ने भाग्य को स्वीकार कर लिया और जैक को सिर हिलाकर इशारा किया, इस बार मैं दूसरा विकल्प चुनूंगा। ठीक है, अब मैं पासा फेंकता हूँ। जैक ने लापरवाही से छोटे पासे को मेज पर उछाला और कुछ ही सेकंड में परिणाम एक बार फिर सामने आ गया। पासे की सतह पर तुरंत ही 4 काले बिंदु दिखाई दे सकते थे। चौथी जीत, एंस्ली के लिए एक और जीत। इस बार इवान को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन जैक पहले ही हौंफने लगा था। क्या ये संभव है? इवान को हराना, जो लगातार 2 बार भविष्य देख सकता था। क्या इवान ने अपनी परी वाली शक्ति खो दी है या कुछ और? या शायद उसने जानबूझकर इस बच्ची से हार मान ली ताकि उसे खुश कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इवान हमेशा सख्त मिजाज का रहता है और दूसरों को खुश करने के लिए जानबूझकर कभी नहीं हारेगा। जैक परिणाम देखकर हैरान रह गया। इवान इतनी आसानी से फिर हार गया और इस बार तो उसे अपने इकलौते बेटे फिनले को भी एंस्ली के इशारों पर चलने के लिए सौंपना पड़ा। क्या ये शर्मनाक नहीं होगा? लेकिन इवान के पास भविष्य देखने की क्षमता है, तो क्या उसे यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वह हारेगा या नहीं? अगर वह हारने वाला है तो वो फिनले को दांव पर क्यों लगाएगा? जैक इस मामले को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसने इवान को 1 और 5 एक रंग के क्रिस्टल को धकेलते हुए देखा और फिर फिनले को घसीटकर अपने घर ले गया। मैं हार गया। हमारे समझौते के अनुसार फिनील, मेरा बेटा, अब से आपके आदेशों का पालन करेगा। इवान ने फिनले को एंस्ली की कुर्सी पर धकेल दिया और अपने बेटे को सख्त निगाहों से देखा। नील, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? फिनले ने अपने पिता की बातों पर तुरंत अपनी आंखें घुमा ली। क्या आपत्ति? तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। मैं आपत्ति कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी इससे मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। फिनले ने एंस्ली की ओर देखा और चुपचाप सिर हिलाया। अगर वो किसी दूसरी पहचान का इस्तेमाल करके बच्चे के आसपास ज्यादा समय बिता सके तो ये बुरा नहीं होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है पिताजी। मैं आपकी व्यवस्था स्वीकार करता हूँ। फिनले का अभिनय आखिरकार सक्रिय हो गया। लड़के ने अपने होंठ दबाए और अनिच्छुक आंखों से अपने पिता की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह विरोध करना चाह रहा हो, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह अपने पिता को निराश नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि जब उसके पिता के कृत्य ने उसका दिल तोड़ दिया, तब भी उसने अपने दुख को मन में दबा लिया और चुप रहा। जब एंस्ली ने देखा कि कैसे अभिमानी और शरारती लड़का अचानक एक विनम्र भेड़ के बच्चे में बदल गया, तो उसका दिल एक बार फिर दुख से भर गया। आह नील, मेरे प्यारे बेटे, तुम कितने दयनीय हो। चिंता मत करो। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें इसलिए नहीं चाहते क्योंकि तुम उनके नाजायज बेटे हो या कुछ और, तो भी यह चाची तुम्हें और तुम्हारी अद्भुत प्रतिभा को चाहती है। एंस्ली के दिमाग में तरह तरह के ड्रामे चल रहे थे। बच्चे ने चुपचाप फिनले की आस्तीन खींची और उसे अपने सोफे के पास खड़ा कर दिया। कोई बात नहीं नील, हम दोस्त हैं, है ना? मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा और अगर तुम चाहो तो अपने पापा के साथ घर वापस जा सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप मेरे परिवार के पास भी आ सकते हैं। एंस्ली ने आखिरी बात नहीं कही, लेकिन फिनले समझ गया कि वह क्या कहना चाहती थी। बच्ची की दयालुता देखकर उसका दिल भर आया। एन, तुम तो बहुत दयालु हो। तुम एक ऐसे बच्चे की देखभाल करना चाहती हो जिससे तुम अभी मिली हो, वो भी कुछ घंटों के लिए। फिनले को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एंस्ली वास्तव में उसकी समय नियंत्रण क्षमता पर नजर रखे हुए थी। और जाहिर है, चूंकि फिनले दिखने में भी काफी रहस्यमय था, इसलिए एंस्ली को उसमें दिलचस्पी थी। अगर उसे अपने आसपास एक और सुंदर लड़का मिल जाए तो क्यों नहीं? इस लड़के के पिता अंकल मैक्स को देखकर तो यही लगता है कि इस लड़के को भी उनके सुंदर गुण विरासत में मिलेंगे। चलो अच्छे से दोस्ती कर लेते हैं नील, एंस्ली ने लड़के से हाथ मिलाते हुए हंसते हुए कहा। हम इसी तरह। फिनले अचानक शर्मा गया, जिससे उसका शर्मीला पक्ष सामने आया, जो उसके पहले के शरारती रवैये से बिल्कुल अलग था। दोनों बच्चों के आसपास का माहौल अचानक अजीब हो गया, यहाँ तक कि जैक की आंखों में दर्द होने लगा।
ठीक है, चलो खेल जारी रखें। जैक ने बच्चों की बातचीत को बीच में ही रोकते हुए जल्दबाजी में कहा, वाह, ये बच्चे तो वाकई कमाल के हैं। 0206 5:17 PM अध्याय 275 बेहद खतरनाक। जैक के दखल के बाद एंस्ली इवान के साथ खेलने वापस चली गई। जाहिर है, इवान एक बार भी नहीं जीता। अंत में लगातार 5 हार के बाद उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। मैं हार मानती हूँ, मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकती। इवान ने 5 और 1 रंग के ऊर्जा क्रिस्टल एंस्ली की तरफ धकेल दिए। इसके साथ ही एंस्ली ने कम से कम 25 एक रंग के ऊर्जा क्रिस्टल हासिल कर लिए। महज 30 मिनट से भी कम समय में एंस्ली एक बार फिर अमीर बच्चा बन गई। जब इवान ने लगातार 5 गेम खेलने के बाद हार मान ली, उसी समय एंस्ली के दिमाग में एक सूचना आई और उसके सामने एक नीला पैनल खुल गया। टिंग हैश पहले साइड मिशन की पूर्णता प्रगति। पुनश्च साइड मिशन पूरा करने के लिए खरगोश वाले आदमी को 1 या 2 बार हराएं। एंस्ली, जो खुशी-खुशी अपनी ऊर्जा क्रिस्टल गिन रही थी, ने तुरंत उन क्रिस्टलों को अपने हार में डाल दिया और पैनल को घूरने लगी। जब उसने देखा कि काम आधा पूरा हो चुका है, तो वह लगभग उछल पड़ी। आखिरकार, वाह, अब मुझे बस इस खरगोश जैसे दिखने वाले आदमी को हराना है और मुझे मेरा इनाम मिल जाएगा। बच्ची ने सोचा भी नहीं था कि वह खरगोश जैसे दिखने वाले आदमी के हाथों हार जाएगी। अब तो वो त्रिआयामी ब्रेसलेट भी जल्द ही उसके हाथ में होगा, है ना? समय बर्बाद न करते हुए बच्चे ने तुरंत स्टेटस पैनल को बंद कर दिया और जैक की ओर देखा, जिसने अभी-अभी इवान की सीट संभाली थी और उसकी आंखों में हैरानी का भाव था। अंकल बनी, अब आपकी बारी है। अरे, ओह, हाँ। जैक अपने विचारों से बाहर आया और जल्दी से एंस्ली की ओर देखा। युवक ने शांत दिखने की कोशिश की, हालांकि अंदर ही अंदर वह इवान की 5 हारों पर सवाल उठा रहा था। क्या इवान सचमुच हार गया? क्या ये बच्चा वाकई में बहुत ताकतवर है या इवान बहुत ज्यादा नर्म दिल है? जैक सच्चाई का अंदाजा नहीं लगा सका क्योंकि वह यह मानना ही नहीं चाहता था कि एंस्ली के पास भविष्य देख सकने वाले व्यक्ति के खिलाफ लगातार जीतने की ऐसी भयानक क्षमता है। अगर मैं होती तो इस बच्ची के साथ नरमी नहीं बरतती, चाहे वह कितनी भी प्यारी क्यों न हो। जैक ने निष्कर्ष निकाला कि इवान कमजोर नहीं था, बल्कि उसने जानबूझकर उस छोटे बच्चे के साथ नरमी बरती थी। अगर इवान गंभीर हो जाए तो उसे कौन हरा सकता है? उस व्यक्ति के पास भविष्यवाणी करने की क्षमता के अलावा भी कई ऐसी क्षमताएं थी जिन्हें उसने अभी तक प्रदर्शित नहीं किया था। हालांकि पूरे खेल के दौरान उसने अपनी किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं किया। वह वाकई बहुत उदार है। जैक को नहीं लगता था कि इवान द्वारा अपनी क्षमताओं का उपयोग न करना वास्तव में भविष्य में उसने जो देखा उससे संबंधित था। परसीवर के माध्यम से उसने देखा कि वह चाहे कितनी भी क्षमताओं का उपयोग करे, चाहे वह हवा का उपयोग हो, पृथ्वी पर नियंत्रण हो या यहाँ तक कि अति गति हो, परिणाम को बदलने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। वह तभी जीत सकता था जब वह क्रोनोस की समय नियंत्रण शक्ति का उपयोग करके समय को रोक दे और पासे के मेज पर गिरने से ठीक पहले उसकी स्थिति बदल दे। लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो वह नियमों का उल्लंघन करेगा क्योंकि समय को नियंत्रित करने की क्षमता शुरू से ही उसकी नहीं थी। इस प्रकार जैक ने इवान द्वारा अपनी क्षमताओं का उपयोग न करने को एंस्ली के प्रति नरमी बरतने का उसका तरीका समझ लिया। ठीक है, खेल तो यही पासे वाला खेल होना चाहिए क्योंकि इसे करना आसान है। लेकिन मैं सिर्फ एक बार ही खेलूंगा, कैसा है? जैक ने पैर मोड़कर एंस्ली को हल्के से चिढ़ाते हुए देखा। इवान के विपरीत, जिसने लगातार 5 बार खेला, वह बच्चे के खिलाफ एक बार और हमेशा के लिए जीत हासिल करना चाहता था। राजधानी के सबसे बड़े कसिनो के मालिक होने के नाते उन्हें जुए में एक विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चे को हराने का पूरा भरोसा था। हम सिर्फ एक बार खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सबसे बड़ी रकम दांव पर लगानी चाहिए। क्या आप सहमत हैं? जब जैक ने ऐसा कहा तो एंस्ली सचमुच उछल पड़ी और नाचने लगी। हाँ, बढ़िया, एक बार जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो मुझे वह आयामी कंगन मिल जाएगा और तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, हमेशा के लिए। जैक की तरह एंस्ली को भी विश्वास था कि वह जीत सकती है। अपनी किस्मत के दम पर जुए के खेल में उसका मुकाबला कौन कर सकता था? ठीक है अंकल, बहुत बढ़िया, बहुत खुश। एंस्ली ने जल्दी से जैक को सिर हिलाकर सहमति दी। उसे डर था कि कहीं वह अचानक पीछे न हट जाए। इस जुए में दांव पर लगी रकम की बात करे तो चाहे वह कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह वैसे भी जीत जाती। वाह, जैक ने अपने खरगोश के मुखौटे के पीछे अपने होठों के कोने को मोड़ते हुए अपनी जांघों पर थपथपाया। युवक ने खुद की ओर इशारा करते हुए खूब मुस्कुराया। इस खेल के लिए मैं खुद को दांव पर लगाऊंगा। जैक के शब्दों को सुनकर एंस्ली का दम घुटने लगा। ऐसा लगता है जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। ये आदमी पागल है क्या? इसने खुद को दांव पर लगा दिया। क्या ये गुलाम बनकर बिकना चाहता है? ऐसा प्रतीत हुआ कि जैक को समझ आ गया है कि एंस्ली क्या सोच रही है, इसलिए उसने जल्दी से समझाया। अरे सुनो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा अधीनस्थ रहूंगा। तुम मुझे कुछ भी करने का आदेश दे सकते हो, चाहे उसमें मेरी प्रतिष्ठा और पैसा ही क्यों न शामिल हो। जब जैक ने ये कहा तो फिनले और इवान भी चौंक कर उछल पड़े। क्या तुम पागल हो गए हो जैक? तुम बिलियोस कैसीनो के मालिक किसी और के अधीन काम करने की पेशकश कर रहे हो। गुलाम बनने में क्या फर्क है ना? अगर इस बच्ची को कभी आपकी असली पहचान पता चल गई तो वह आपके पूरे कैसीनो को लूट सकती है और आपको सड़क पर भिखारी बनने के लिए छोड़ सकती है। इवान और फिनले दोनों ही एंस्ली के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे। उनके मन में एंस्ली एक छोटी पिशाचनी थी जो कुछ भी लूट सकती थी। सोचिए, एक बार जब जैक और बिलियोस परिवार उसके नियंत्रण में आ जाएंगे तो क्या होगा? क्या वह दुनिया को जीत नहीं लेगी? इवान का चेहरा गंभीर हो गया। ये तो बेहद खतरनाक है। 0206 5:18 PM अध्याय 276 उसका अंतिम प्रतिकार। दूसरी ओर फिनले थोड़ी देर रुका और फिर एक शरारती छोटे लोमड़ी की तरह मुस्कुराया। दुनिया पर राज करना बुरा नहीं है, अगर ये बच्ची है तो शायद ये कर भी सकती है। दो अलग अलग सोच वाले दो लोग चुपचाप जैक को देख रहे थे। ये सोचकर हैरान थे कि वो युवक इतना निर्भीक होकर यह प्रस्ताव क्यों दे रहा है। अब तक प्रतिद्वंदी कितना भी कमजोर क्यों ना हो, जैक कभी भी ज्यादा घमंडी नहीं हुआ और न ही उसने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंका। लेकिन आज अचानक उसने इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दिया। उसे क्या हो गया है? अगर वह ऐसा करेगा तो क्या बिलियोस परिवार उसके हाथों में नहीं पड़ जाएगा? अगर जैक को पता होता कि इवान उसके बारे में क्या सोचता है तो वह निश्चित रूप से उसे एक खूनी लड़ाई के लिए चुनौती देता। सौभाग्य से जैक को कुछ भी पता नहीं था। वो युवक हंसमुख भाव से एंस्ली को देखता रहा। चूंकि मैं खुद को दांव पर लगा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर मैं जीतता हूँ तो तुम मेरे लिए काम करोगी, कैसा रहेगा? जैक लगभग कह ही रहा था कि एंस्ली को कैसीनो में काम करना चाहिए। वह भूल गया था कि वह इस समय कैसीनो मालिक के रूप में अपनी पहचान छिपा रहा था। जब एंस्ली ने वही प्रस्ताव सुना जो इवान ने उसे पहले बताया था तो उसने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये लोग मुझे अपने लिए काम करवाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? क्या मेरी खूबसूरती की वजह से वे मुझे अपना आदर्श बनाना चाहते हैं, या फिर उन्होंने मेरी किस्मत को पहचान लिया? दरअसल जैक और इवान को लगा कि एंस्ली के पास कोई विशेष क्षमता होनी चाहिए। बिना किसी क्षमता का इस्तेमाल किए वह लगातार 5 बार जुआ कैसे जीत सकती थी? इसलिए भले ही उन्हें उसकी सटीक क्षमता का पता न हो, फिर भी ये उनकी रुचि जगाने के लिए काफी है। ऐसी विलक्षण प्रतिभा वाली बच्ची को कौन संभालना नहीं चाहेगा जिसने 3 साल की उम्र में ही अपनी विशेष क्षमता को जागृत कर लिया हो। यहाँ तक कि बेहद प्रशंसित फिनले ने भी अपनी इस क्षमता को 6 साल की उम्र में ही जागृत किया था। एंस्ली उस विलक्षण प्रतिभा वाले लड़के से 3 साल पहले की थी।
ये सर्वविदित था कि जितनी जल्दी कोई अपनी क्षमताओं को जागृत कर लेता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि वो एक दुर्जय बहुक्षमता वाला उपयोगकर्ता बन जाएगा। आमतौर पर जो लोग 10 साल की उम्र से पहले अपनी क्षमताओं को जागृत कर लेते थे, उनके पास 3 से अधिक विशेष क्षमताएं होती थीं। कुछ लोगों ने 5, 10 और उससे भी अधिक क्षमताएं प्राप्त की। जरा सोचिए, इतनी प्रतिभा से भरे बच्चे को संवारना कितना मुश्किल होगा। इवान और जैक इस अनमोल प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अफसोस, इवान पहले ही असफल हो चुका था, इसलिए उसके पास नील के माध्यम से एंस्ली से संपर्क बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। और जैक की बात करें तो उसे अब भी विश्वास था कि वह जीत जाएगा। ठीक है, मैं सहमत हूँ। एंस्ली ने ज्यादा सोचे बिना तुरंत सहमति दे दी। वैसे भी उसके हारने का कोई चांस नहीं था। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बेटिंग चिप्स चुन ली हैं। अब आप पासे का नंबर चुनेंगे। इस राउंड के रेफरी इवान ने दोनों खिलाड़ियों को अपना नंबर चुनना शुरू करने के लिए निर्देशित किया। बाहर से देखने पर वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति शांत और बेफिक्र लग सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जैक के आत्म विनाश पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जैक, ध्यान रखना कि उस बच्चे को तुम्हारी असली पहचान कभी पता न चले, वरना तुम्हारा सारा खून निचोड़ लिया जाएगा। इवान की तरह जैक भी एक रहस्यमय व्यक्ति था जो कभी मीडिया में नहीं आया। उसके करीबी लोगों के अलावा कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता था। वैसे भी कुछ लोग तो बिलियोस कैसीनो के मालिक और बिलियोस परिवार के मुखिया का चेहरा भी नहीं जानते थे। मुझे पहले चुनने दो। जैक ने इवान के ये बताने का इंतजार नहीं किया कि पहला पासा कौन चुनेगा। उस बेशर्म लड़के ने तुरंत मेज पर पड़े छोटे पासों को देखा और आंखें सिकोड़ लीं। स्प्रिंगर्ड, उस आदमी की माणिक जैसी आंखें 1 मिलीसेकंड के लिए चमक उठी और उसी क्षण उसकी पुतलियों में संख्याओं की एक श्रृंखला कौंध गई। जैक अपनी क्षमता का उपयोग कर रहा है। जैक की आंखों में पासे के प्रत्येक पक्ष को अचानक कुछ ऐसी जानकारी मिल गई जिसे केवल वही देख सकता था। 1 बिंदु इक्वल्स 4% जीत, 96% हार, 2 बिंदु इक्वल्स 40% जीत, 60% हार, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैक ने पासे के हर एक पहलू की जांच की और केवल उसी पहलू को चुना जिसमें जीतने की संभावना सबसे अधिक थी। मैं नंबर 5 चुनता हूँ, कृपया। जब एंस्ली ने जैक की बातें सुनी तो उसका दिल लगभग बैठ गया। अरे वाह, मैं भी यही चुनना चाहता था। इवान के मामले में भी यही स्थिति थी। इस समय एंस्ली को सतर्क रहना ही पड़ा। क्या उन दोनों में एक जैसी क्षमता है? ऐसा क्यों होता है कि वे हमेशा वही नंबर चुनते हैं जो मैं चुनने वाला होता हूँ? एंस्ली को यह नहीं पता था कि जैक की क्षमता वास्तव में पर्सिवल की भविष्यवाणी करने की क्षमता के समान प्रतीत होती थी। हालांकि जैक को सफलता का प्रतिशत मिला, इसी वजह से वह अपने बड़े कारोबारी परिवार का सुरक्षित नेतृत्व कर सका और कैसीनो का भी अच्छे से प्रबंधन कर पाया। उसके पास संभाव्यता की विशेष क्षमता थी। संभाव्यता का उपयोग करते हुए जब भी उसे अपने करियर में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था, संख्याओं की एक श्रृंखला उसे कम जोखिम वाला रास्ता चुनने में मार्गदर्शन करती थी, जिससे उसका करियर सुचारू रूप से चलता रहता था। उनकी इस क्षमता का उपयोग हर तरह की चीजों पर किया जा सकता था, न केवल दृश्य वस्तुओं पर बल्कि अदृश्य, अमूर्त वस्तुओं पर भी, जैसे कि इस नए व्यवसाय में उनके सफल होने की संभावना। जब इस क्षमता का इस्तेमाल जुए में किया जाता है, तो उस व्यक्ति के हारने की कोई संभावना ही नहीं होती, क्योंकि वह हार की संभावना देख सकता है ना? बेशक संभावना बदल सकती है, लेकिन अन्य क्षमताओं के विपरीत जो आसानी से भविष्य को बदल सकती हैं, केवल कुछ ही क्षमताएं किसी अवसर को बदल सकती हैं। चूंकि इस मामले में संभावना ही भाग्य का प्रतिनिधित्व करती थी और भाग्य के साथ छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं था, निकट भविष्य के विपरीत जो कुछ ही सेकंड में बदल सकता था। कार्यकुशलता के मामले में जैक की क्षमता पर्सिवल की भविष्यवाणी करने की क्षमता से कहीं बेहतर साबित हुई। अफसोस की बात है, उसे नहीं लगता था कि अभी भी कोई ऐसी चीज बची है जो संभावना को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है। ये चीज किसी के भाग्य को भी प्रभावित कर सकती है, इसे ही तो किस्मत कहते हैं। किस्मत ही खराब है। यह एक अमूर्त विचार है कि कहानियों के हर मुख्य पात्र को हमेशा खुद को बेहतर बनाना होता है और दूसरों से आगे निकलना होता है। यह अत्यधिक शक्तिशाली है और हमारा यह नन्हा बच्चा किसी की किस्मत को अपने हिसाब से बदलने की क्षमता रखता था। वह जैक की सबसे बड़ी प्रतिकार है। 0206 5:18 PM अध्याय 277 घबरा गया। जैक ने नंबर 5 चुना। तुम्हारा क्या? ए गॉड टॉडलर। इवान लगभग एंस्ली का असली नाम बोल ही देता, हालांकि बच्ची ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। नंबर 1, एंस्ली ने धीरे से कहा और इवान ने उसकी ओर सिर हिलाया। ठीक है, अब मैं पासा फेंकता हूँ। ध्यान से देखो। इवान ने लापरवाही से पासा हवा में उछाला और छोटा सा सफेद घन घूमने लगा। स्विश स्विश स्विश। मेज पर गिरने से पहले पासा हवा में कुछ बार लुढ़का। हालांकि जमीन पर गिरने से पहले जैक ने उत्सुकतावश अपनी संभाव्यता क्षमता का उपयोग करते हुए पासे की सतह को दोबारा जांच लिया। उनकी संभाव्यता संबंधी क्षमता ने अब तक उन्हें कभी निराश नहीं किया है, क्योंकि बाहरी कारकों को शामिल करने पर भी सब कुछ संभाव्यता के आधार पर ही गणना की जाती थी। संभाव्यता विश्लेषण ने रहस्यमय तरीकों से प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं का आकलन किया और उन सरलीकृत आंकड़ों को प्रस्तुत किया जो क्षमता का उपयोग करने वाले व्यक्ति के पक्ष में होंगे। इस प्रकार की गैर तत्वीय क्षमता अन्य अत्यंत दुर्लभ क्षमताओं में से एक सबसे घातक क्षमता मानी जाती थी। ऐसा कहा जा सकता है कि इस दुनिया में केवल 1 या 2 लोगों के पास ही ऐसी क्षमता थी। इस प्रकार जैक ने शांत भाव से पासे की संभावना को पढ़ा, ये सोचते हुए कि जीतने की सबसे अधिक संभावना अभी भी नंबर 5 पर ही है। हालांकि जब उसने पासे की जांच की तो उसकी आंखें लगभग अंधी हो गईं। 1 बिंदु इक्वल्स 100% जीत, 0% हार। जैक लगभग उछलकर खड़ा हो गया और पासे पर चिल्लाने लगा। ये सब कैसे हो सकता है? ये क्या बकवास है? उन्हें पूरा यकीन था कि 1 बिंदु वाले पासे की सतह पर 100% जीत की संभावना नहीं थी। क्या ये धोखा है? संभावना में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है? और आखिर ये बदलाव हो ही कैसे सकता है? जैक की संभाव्यता संबंधी क्षमता निकट भविष्य को देखने की पर्सिवल की क्षमता से भी अधिक सटीक थी। अगर कोई एक्सपेक्टर होता तो निकट भविष्य कभी भी बदल सकता था, लेकिन संभाव्यता विश्लेषण क्षमता के स्वामी की मदद करने के लिए रहस्यमय तरीकों का उपयोग करके प्रत्येक एक्सपेक्टर का विश्लेषण करता था। ये क्षमता जीवन में सबसे अच्छी मार्गदर्शक थी और जैक ने अपनी सफलता की नींव रखने के लिए इसी पर भरोसा किया। उसके सबसे सटीक होने का दावा करने की संभावना अचानक पलक झपकते ही कैसे बदल गई, और संभावना से पता चला कि जीतने की संभावना उस बदमाश के पक्ष में थी। यदि संभावना पहले से ही उसे बता रही थी कि 1 बिंदु वाली सतह वाले पासे की जीतने की दर 100% है, तो वह और क्या कह सकता था? ये बदमाश तो पक्का जीतेगा। जैक का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी स्वस्थ त्वचा से सारा खून निकल गया और वह पल भर में एक बेजान पिशाच में बदल गया। जैक के मानसिक आघात को नजरअंदाज करते हुए पासे एक तेज आवाज के साथ कांच की मेज पर गिरे। कुछ बार उछलने के बाद आखिरकार सुरक्षित रूप से नीचे आ गिरे। पासे की ऊपरी सतह दिखाई दे रही थी और उसमें 1 बिंदु था। ओह, नंबर 1। इवान ने जैक की ओर देखते हुए भावहीनता से कहा। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को इस बात की परवाह नहीं थी कि जैक किस मुसीबत में फंसा है। मैंने कहा था ना, वो बच्चा एक अपवाद है। मुझे खेलते हुए देखकर भी आपको ये कैसे पता नहीं चला? और आपने अपनी संभाव्यता क्षमता का उपयोग ये दिखाने के लिए क्यों नहीं किया कि आप खेल जीतेंगे या नहीं? अगर जैक अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल ये देखने के लिए करता कि वो जीतेगा या नहीं, तो संभावना उसे ये दिखाती कि वास्तव में वह
नहीं जीतेगा। भले ही एंस्ली की अनूठी क्षमता, भाग्य की क्षमता, एक ऐसा एक्स फैक्टर था जिसकी गणना नहीं की जा सकती थी, लेकिन इवान के दुखद नुकसान के आधार पर संभावना स्पष्ट रूप से यह अनुमान लगा सकती थी कि जैक का अंत कैसे होगा। अगर भविष्य देख सकने वाला कोई व्यक्ति लगातार 5 बार हार जाए, तो क्या जैक जीत सकता है? शायद, लेकिन जीतने की संभावना बहुत कम होगी। जब जैक ने ये घोषणा सुनी, तो उसकी आंखें काली पड़ गईं। वो युवक अविश्वास से भरी आंखों से आंकड़ों की श्रृंखला को देखता रहा। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी क्षमता ने मुझे धोखा क्यों दिया? इस बदमाश के कुछ भी करने से पहले जब मैंने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया था, तब मेरी क्षमता किस तरह के एक्स फैक्टर को समझने में विफल रही। जैक एक बुद्धिमान व्यक्ति था, इसलिए वह तुरंत समझ गया कि एंस्ली किसी विशेष क्षमता का उपयोग कर रही होगी और उसकी क्षमता ही वह एक्स फैक्टर थी जिसके खिलाफ उसकी क्षमता बचाव नहीं कर सकती थी। लेकिन कौन सी क्षमता? उसने उसे अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए नहीं देखा, इसलिए यह एक अदृश्य क्षमता होनी चाहिए, एक अमूर्त, गैर तत्वीय क्षमता। लेकिन ऐसी बहुत कम विचित्र क्षमताएं हैं जो उसकी संभाव्यता गणना को विफल कर सकें। जैक एंस्ली की क्षमता का पता लगाए बिना अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। जब इवान और फिनले एंस्ली को उसकी जीत पर बधाई देने में व्यस्त थे, तब खरगोश वाले आदमी ने एक बार फिर अपना दिमाग दौड़ाया। उसने उन सभी प्रकार की अजीबोगरीब क्षमताओं की सूची बनाई जो उसकी संभाव्यता क्षमता को हरा सकती थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि उनमें से किसी का भी उस छोटे बच्चे से कोई संबंध था। खरगोश जैसा दिखने वाला वह व्यक्ति कई मिनट तक गहरी सोच में डूबा रहा, तभी उसे एक ऐसी क्षमता का पता चला जिसके बारे में वह न तो जिक्र करना चाहता था और न ही सोचना चाहता था। क्यों? क्योंकि वह क्षमता उन सबसे खराब क्षमताओं में से एक थी जिससे हर क्षमता उपयोग करता डरता था। किसी भी क्षमता का उपयोग करने वाला व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना नहीं चाहेगा जो इस तरह की क्षमता का उपयोग करता हो, क्योंकि इस क्षमता के बारे में केवल लोककथाओं में ही बताया गया था। किसी ने भी इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, लेकिन केवल किंवदंती से ही वे जानते थे कि यह कितना भयानक हो सकता है। ये भाग्य को अपने हिसाब से बदलने की क्षमता है। अगर आपका भाग्य इतना असाधारण हो कि आप कुछ भी बन सके, तो आप अपनी मनचाही चीज बन सकते हैं। बॉस बनना चाहते हैं? बिल्कुल, हो सकता है कि संयोगवश आप किसी मरते हुए बूढ़े व्यक्ति की जान बचा लें, जो थोड़ा घायल निकला हो। अंत में वह आपको धन्यवाद देने के लिए कोई पद प्रदान कर सकता है और आप एक बड़े बॉस भी बन सकते हैं। युद्ध में गोली से बचना, कौशल के अलावा इसमें भाग्य का भी हाथ होता है। क्या आप रातों रात अमीर हो गए क्योंकि आपका उपन्यास अचानक बहुत लोकप्रिय हो गया? निश्चित रूप से इसमें भाग्य का भी हाथ था। ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार भाग्य को नियंत्रित कर सकता है, उससे डरना चाहिए। और वह व्यक्ति उसके सामने बैठा एक 3 साल का बच्चा था। जैक अचानक घबरा गया। 0206 5:18 PM अध्याय 278 बिलियस परिवार के मुखिया को वश में करना। जैक का चेहरा नीला पड़ गया। उसका शरीर कांप रहा था। वह हंसमुख एंस्ली को देख रहा था और उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मानो वह गिर ही जाएगा। क्या ये बच्चा किस्मत को अपने हिसाब से बदल सकता है? जैक लगभग बेहोश हो गया था। क्या बिल्ली है? तो क्या भाग्य को नियंत्रित करने की क्षमता सचमुच मौजूद है? क्या ये कोई किंवदंती नहीं है? क्या वास्तव में किसी के पास ऐसी विचित्र धोखे जैसी क्षमता थी? जैक इतना अभिभूत हो गया कि उसकी पैंट गीली होने ही वाली थी। खरगोश वाला आदमी एंस्ली का अपहरण करने और उसे बिलियस परिवार की अगली उत्तराधिकारी के रूप में पंजीकृत कराने के बहुत करीब पहुंच गया था। हे भगवान, भाग्य को अपने वश में करने की क्षमता रखने वाली कोई भी व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ सकती है, और अगर उसे बिलियस परिवार जैसे किसी बड़े व्यापारी परिवार की विरासत मिल जाए, तो अपने भाग्य के बल पर वह पूरे व्यापारिक जगत पर राज कर सकती है। जैक ने पहले ही कल्पना कर ली थी कि अगर बच्ची अपनी क्षमता का इस्तेमाल परिवार के भले के लिए करे तो उसका बिलियस परिवार कितना समृद्ध होगा। उसे आसानी से अच्छा व्यापारिक अवसर मिल सकता था। वह जुए में हर तरह की जीत हासिल कर सकती थी, यहाँ तक कि भाग्य के बल पर वह किसी भी प्रतियोगी को हरा सकती थी। अगर वह दूसरों की किस्मत को भी अपने हिसाब से बदल सकती, तो वह अजेय हो जाती। वह बस अपने प्रतिद्वंद्वियों को बदकिस्मत बना सकती थी और उनकी कंपनियों के शेयरों की कीमत पलक झपकते ही गिर जाती। जैक को यह नहीं पता था कि एंस्ली फिलहाल अपनी भाग्य की क्षमता का उपयोग केवल खुद पर और किसी निर्जीव वस्तु पर ही कर सकती है, लेकिन एक बार जब वह ज्ञानवर्धक औषधि पी लेगी, तो वह इसका उपयोग अन्य जीवित प्राणियों पर भी कर सकेगी। वह उनकी किस्मत को भी नियंत्रित कर सकती थी। अपने दुश्मनों को बदकिस्मत बनाना उसके लिए बेहद आसान था। उस समय कौन उससे पंगा लेने की हिम्मत कर सकता था? जब तक उसमें ऊर्जा थी, वह अपने दुश्मनों के लिए मुसीबतें खड़ी करती रहती थी, खासकर जब वे बदकिस्मत हो जाते थे। क्या अचानक बिजली गिरने से आपकी मौत हो सकती है? बिल्कुल, दिल का दौरा पड़ने से मौत। जी हाँ, किसी भटकती गोली से मौत। हो, आसान है। एक कम गंभीर मामला, हम उनके परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो गया। अचानक उनकी शक्तियां खत्म हो गईं और वे उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ओह, वे अचानक बीमार भी पड़ सकते हैं। दुर्भाग्य, ये बदकिस्मती की संतान है, और सौभाग्य की जननी भाग्य है। जो व्यक्ति भाग्य को नियंत्रित कर सकता है, वह प्रत्यक्ष रूप से सौभाग्य और दुर्भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। वह चलता फिरता आशीर्वाद या चलता फिरता अभिशाप हो सकता है। महज इसकी कल्पना मात्र से ही बेचारे खरगोश के रोंगटे खड़े हो गए। जैक सोफे पर अचंभित होकर बैठा रहा। ऐसी असाधारण बच्ची, और वो घटिया स्लोन परिवार से ताल्लुक रखती है। अरे यार, सुनो, तुम सब डरपोक लोग, अगर उसे भरपूर संसाधन और समर्थन मिल जाए, तो वह माफिया समाज को तहस नहस कर सकती है। वह व्यापार और मनोरंजन जगत पर राज कर सकती है। जब तक उसे भरपूर ऊर्जा मिलती रहेगी और उसका शरीर ऐसी असाधारण क्षमता का उपयोग सहन कर सकेगा, तब तक वह मूल रूप से अजेय रहेगी। उस तरह की बच्ची को बिलियस परिवार की देखभाल और सहायता मिलनी चाहिए, है ना? भले ही वह बिलियस परिवार की सदस्य न हो, अगर बिलियस परिवार उसके साथ अच्छे संबंध बना ले तो सर्दियों में कोयला पहुंचाना कड़ाई में फूलों की सजावट जोड़ने से कहीं बेहतर होगा। अगर बिलियस परिवार ने स्लोन परिवार की मदद तब की होती जब वे सबसे निचले पायदान पर थे और खुद शीर्ष पर पहुंचे थे, तो क्या बिलियस परिवार और भी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचता? आखिरकार बिलियस परिवार ने खुद को दुनिया का सबसे प्रभावशाली परिवार होने का दावा करने की हिम्मत नहीं की। वे बस दुनिया के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक हैं। जब जैक ने स्लोन परिवार के भविष्य और बिलियस परिवार के शानदार भविष्य के बारे में सोचा, तो उसका मन हुआ कि वो उस छोटे बच्चे की देखभाल करने वाली की नौकरी के लिए आवेदन कर दे। अरे नन्ही बच्ची, क्या तुम्हें एक हैंडसम बेबी सिटर चाहिए? ये लो, अंकल जैक तुम्हारी सेवा में 24 घंटे 7 दिन हाजिर हैं। दरअसल जैक को अब ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपनी हार के कारण वह पहले ही एंस्ली का अधीनस्थ बन चुका था। बेशक वो वास्तव में अपने बिलियस परिवार को नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसे एंस्ली की हर इच्छा पूरी करनी होगी। ये बुरा नहीं था, कम से कम उसे इस चलते फिरते खजाने से एक गहरा जुड़ाव तो मिल गया। जैक अनजाने में इस विचार से मोहित हो गया। उसे अचानक समझ आया कि इवान ने फिनले को शर्त में क्यों सौंप दिया, जबकि वह धूर्त व्यक्ति भविष्य देख सकता था। वह जानता था कि वह हार जाएगा, लेकिन वह एंस्ली के साथ संपर्क बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे को उसके पास भेज दिया। वाह, ये तो बहुत ही शानदार विचार है, लेकिन मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। जैक को इस बात का अफसोस था कि उसने 25 साल की उम्र में शादी क्यों नहीं की। खैर, कम से कम वह इस चमत्कारिक बच्चे के साथ संबंध बनाने के लिए खुद को एक सुनहरा अवसर तो दे सकता था। ऐसा सोचते ही जैक की आंखें चमक उठी। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और मुस्कुराया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जितना हो सके इस लड़की के साथ रहने की कोशिश करते हैं। शायद उसकी किस्मत मुझ पर भी असर
करे। जैक ने गला साफ किया और अचानक एंसली से बोला, अरे मेरी गलती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम जीत जाओगी, नन्ही बच्ची। युवक के लहजे में पछतावा झलक रहा था, लेकिन मन ही मन वह खुश था कि उसे एक अनमोल रत्न मिल गया है। मैं अपने वादे से मुकरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए अब से आप कभी भी कहीं भी मेरी सहायता मांग सकते हैं। जैक खड़ा हुआ और एंसली की ओर बढ़ा। खरगोश की आकृति वाले उस लड़के ने बिना किसी झिझक के उस नन्ही बच्ची के सामने घुटने टेक दिए और उसका छोटा सा हाथ थाम लिया। मैं जैक कसम खाता हूँ कि जब तक मैं इसे वहन कर सकता हूँ, मैं आपकी हर इच्छा का पालन करूंगा, महोदया। जैक ने एंसली की हथेली के पिछले हिस्से को चूमा, जिससे बच्ची को तुरंत एक झटका लगा। ये क्या बकवास है? ये कसम क्यों खा रहा है? तुम मेरे असली अधीनस्थ तो नहीं हो, है ना? एंसली बुरी तरह डर गई थी। जैक ने जो किया वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा एलियाना ने पहले उसके साथ किया था। इस शपथ के साथ जैक कभी भी एंसली के शब्दों के विरुद्ध नहीं जा सकता था और न ही उसे धोखा दे सकता था। अन्यथा परिणाम मृत्यु ही होगा। फिनले और इवान भी बुरी तरह से हैरान रह गए। क्या इस बच्चे का विश्व प्रभुत्व स्थापित करने का सफर बिली उस परिवार के मुखिया को वश में करने से ही शुरू हो गया है? 0206 5:18 PM अध्याय 279 आयामी कंगन अनलॉक किया गया। एंसली को भले ही बहुत हैरानी हुई हो, लेकिन आखिरकार उसने जैक की शपथ स्वीकार कर ली। उसे ये नहीं पता था कि वह आदमी वास्तव में एक बड़ा आदमी था। उसे ये भी नहीं पता था कि एक जुए के खेल से उसे किस तरह की मदद मिली। गॉडफादर को जैक की असली पहचान के बारे में पता था, जेव को भी पता था, लेकिन दोनों ने इस बारे में चुप्पी साध रखी थी। उन्होंने एंसली को उसके समर्थन के बारे में बताने की कोई योजना नहीं बनाई थी ताकि लड़की बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट न हो जाए। जब दोनों आत्माएं एंसली पर नजर रखे हुए थी, तब जैक ने एंसली को एक ही रंग के कई और क्रिस्टल दिए, जिससे बच्ची की कुल बचत 50 क्रिस्टल तक पहुंच गई। थैंक यू अंकल जैक। एंसली खुशी खुशी अपने क्रिस्टल गिन रही थी, तभी अचानक उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन आया और उसके बाद उसकी आंखों के सामने एक नीला सिस्टम इंटरफेस खुल गया। टिंग, बधाई हो, आपने पहला साइड मिशन पूरा कर लिया है। पूर्णता ग्रेड एस। इनाम, एक त्रिआयामी ब्रेसलेट। बोनस पुरस्कार, आयामी ब्रेसलेट के आंतरिक भाग को 1 किलोमीटर तक विस्तारित करना। पुरस्कार का विवरण, डायमेंशनल ब्रेसलेट एक ऐसा ब्रेसलेट है जिसमें एक छोटा सा आयाम होता है, जिसे आयाम बनाने में विशेषज्ञता रखने वाली एक विशेष प्रजाति द्वारा हाथ से बनाया जाता है। यह आयाम एक स्थानिक भंडारण की तरह काम करता है, लेकिन इसमें राक्षस, जानवर, पौधे और अन्य प्रकार के जीव जंतु समाहित हो सकते हैं। नोट, इसमें मनुष्य, परी, बोने, बोना और अन्य आधिकारिक या अनौपचारिक नस्लें शामिल नहीं हो सकती। जब एंसली ने इंटरफेस को पढ़ा तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। तो क्या यह आयामी ब्रेसलेट एक उन्नत स्थानिक भंडारण प्रणाली की तरह है? ये राक्षसों और जानवरों को भी समाहित कर सकता है। एंसली ने तुरंत सेलिनो को ब्रेसलेट के अंदर रखकर उसकी जांच करने का विचार किया था, लेकिन उसने अचानक उस विचार को त्याग दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, सेलिनो को उसके साथ ही रहना था। इसलिए भले ही बच्ची कंगन को देखने के लिए उत्सुक होती, वह ऐसा नहीं कर सकती थी। आखिरकार सिस्टम ने उसे कोई भौतिक इनाम तो नहीं दिया था। शायद होटल वापस जाने के बाद ही वह इसकी जांच कर पाएगी। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब जेव, उस प्यारे से बच्चे की आत्मा, अचानक बच्चे के सिर के पास तैरने लगी और फुसफुसाने लगी। अभी आपको ब्रेसलेट नहीं मिलेगा क्योंकि आपके आसपास और भी लोग हैं, लेकिन आप वर्चुअल रियलिटी फीचर के माध्यम से ब्रेसलेट के प्रदर्शन की जांच कर सकते हैं। जेव ने इंटरफेस पर ट्रेलर बटन की ओर इशारा करते हुए दिखाया कि यह कैसे काम कर सकता है। ठीक उसी तरह जैसे गॉडफादर की मूर्ति के आसपास का क्षेत्र भ्रम पैदा करता है, ये ट्रेलर दर्शकों को ऐसा महसूस कराएगा जैसे वे वहीं मौजूद हों, लेकिन उनका असली शरीर वहीं रहेगा। अरे सच में, तो मैं इसे देखना चाहूंगी। एंसली ने बिना झिझक के तुरंत ट्रेलर बटन पर क्लिक कर दिया। उसी क्षण उसके आसपास का वातावरण अचानक बदल गया। अब वो कसिनो के गुप्त अड्डे का आलीशान बैठक कक्ष नहीं था। दीवारें कसीम क्षितिज में तब्दील हो गई, जमीन विशाल हरियाली में बदल गई, ताजी घासें एक विस्तृत मैदान का नजारा पेश कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे सेलिनो वहां से आया था। कमरे की छत चमकीले नीले आकाश में तब्दील हो गई, जिसमें कहीं कहीं कुछ हल्के सफेद बादल दिखाई दे रहे थे। आसमान में एक चमकता हुआ सूरज था, जो फुटबॉल स्टेडियम के आकार के मैदान पर शानदार ढंग से चमक रहा था। जैसे ही धूप की गर्म किरणें एंसली के सिर पर पड़ी, हल्की हवा चलने लगी और लड़की के बाल हवा में लहराने लगे। हल्की हवा अपने साथ घास और मिट्टी की खुशबू और खरपतवारों की हल्की सरसराहट लेकर आई। सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था कि एंसली को लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। क्या यह मेरे त्रिआयामी ब्रेसलेट का अंदरूनी हिस्सा है? एंसली ने उस यथार्थवादी दिखने वाली जगह को देखा और उत्साह से सिहर उठी। भले ही वह उस आयाम में प्रवेश न कर सके और केवल अपने दिमाग में प्रक्षेपित आभासी वास्तविकता ट्रेलर के माध्यम से ही उसका दौरा कर सके, फिर भी वह ये बता सकती थी कि विशाल स्टेडियम में बहुत सी चीजें समाहित हो सकती हैं। इसके अलावा अतिरिक्त 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल मिलने से इसका आकार और भी बढ़ गया, जिससे ये जगह एक फुटबॉल स्टेडियम से भी कहीं अधिक बड़ी हो गई। ये 10 फुटबॉल स्टेडियम होने के समान था। एंसली ने पहले ही देख लिया था कि कैसे उसका आकार बढ़ता गया और घास का मैदान इतना विशाल हो गया कि एंसली को उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। 1 किलोमीटर का आयाम जो जीवित प्राणियों और निर्जीव वस्तुओं को समाहित कर सकता है। हालांकि वह इसके अंदर केवल पेड़ पौधे, जानवर और राक्षसी रख सकती थी, लेकिन एंसली को लगता था कि वह यहाँ एक छोटा सा गांव भी बना सकती है। बहुत बढ़िया, ये तो कमाल है। क्या यही मेरा इनाम है, जेव? और मैं इन जीवित प्राणियों को कंगन में कैसे रखूं? एंसली ने अपने उग्र हृदय को शांत किया और जेव से पूछना शुरू किया। किसी तरह अचानक ही वह आत्मा कहीं से भी उसके बगल में प्रकट हो गई। सरल, आपको बस ये कल्पना करनी है कि सजीव प्राणी कंगन में प्रवेश करते हैं। हालांकि अगर वे विरोध करते हैं तो आप उन्हें जबरदस्ती अंदर नहीं डाल सकते। जेव ने कंधे उचकाए और अपनी व्याख्या जारी रखी। आप यहाँ कुछ अन्य वस्तुएं भी रख सकते हैं, जैसे कृत्रिम झील, तालाब, नदी, बशर्ते कि वे आपकी कानूनी संपत्ति हों। आप कुछ घर भी रख सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, और इसमें पहाड़, घाटियां आदि भी संग्रहित किए जा सकते हैं, जिससे ब्रेसलेट में सचमुच एक छोटी सी दुनिया बन जाती है, बशर्ते कि बच्चा उन चीजों का मालिक हो। बेशक बच्चा अभी इतना अमीर नहीं था कि पहाड़, घाटियां, नदियां आदि खरीद सके, लेकिन तालाब और एक छोटी झील बनवाना अभी भी संभव था। मैं समझ गई। और अपग्रेड करने योग्य सुविधा के बारे में क्या? यह क्या अपग्रेड कर सकती है? लड़की ने एक बार फिर पूछा। उसका दिमाग तेजी से उन चीजों की सूची बनाने में लगा हुआ था जिन्हें उसे अपने छोटे से आयाम में जोड़ना था। जब आप ब्रेसलेट को अपग्रेड करते हैं तो आप यहाँ समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में समय का प्रवाह बाहर के समय के प्रवाह के समान है। जेव ने इधर उधर तैरते हुए बेपरवाही भरे अंदाज में समझाया। समय के प्रवाह के नियम यहाँ मौजूद सभी वस्तुओं पर लागू होते हैं। यदि आप कंगन को अपग्रेड नहीं करते हैं तो एक दिन घास भी मुरझा सकती है। एक और सुधार यह होगा कि इस छोटे से आयाम में मौसम, ऋतुओं और अन्य प्राकृतिक घटनाओं को जोड़ा जाए, जिससे ये काफी हद तक बाहरी दुनिया जैसा दिखेगा। जेव की व्याख्या सुनकर एंसली अवाक रह गई। क्या इस आयाम में भी वे विशेषताएं हो सकती हैं? 0206 5:19 PM अध्याय 280 भगवान के बच्चे की उभरती किंवदंती। बेशक फिलहाल उस आयाम में केवल सूर्य ही था, इसलिए वहाँ हमेशा दोपहर का समय रहता था और मौसम या तो धूप वाला होता था या बादल छाए रहते थे। कभी कभी बारिश होती थी, लेकिन अगर एंसली और बादल नहीं जोड़ती तो बारिश इतनी तेज नहीं होती कि पूरे आयाम को सींच सके। उन सभी लंबे चौड़े स्पष्टीकरणों को सुनकर ही एंसली का सिर दुखने लगा।
ये फीचर अच्छा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये उसके लिए उतना उपयोगी नहीं था। क्या मैं किसान बनने वाला हूँ या कुछ और? समय का प्रवाह तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मौसम का क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि मैं दुर्लभ पौधे उगाऊंगा और ऐसे राक्षस पैदा करूंगा जिन्हें विशेष आवास की जरूरत हो। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे जल्द ही अपने इस विचार पर पछतावा होगा। डायमेंशनल ब्रेसलेट वाली चीज को एक तरफ फेंककर एंस्ली शाम 5 बजे तक निजी कमरे में ही रही। उसके बाद बच्ची ने बहाना बनाकर जाने की जहमत उठाई क्योंकि उसे 11वीं मंजिल पर स्थित जुआघर में खेलना था। फिनले बच्ची के पीछे खेलने नहीं गई और बड़ों ने भी उसे जाने दिया। एंस्ली के गुप्त कमरे से बाहर निकलते ही उसके समूह ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने उसे तभी जाने दिया जब उन्हें यकीन हो गया कि वह ठीक है। उस रात उस बच्चे ने 11वीं मंजिल से लेकर 20वीं मंजिल तक पूरे 10 मंजिलों की सफाई की। 11वीं मंजिल की ऊपरी सीमा केवल 100 क्रिस्टल थी, 12वीं मंजिल पर 200 क्रिस्टल थे और इसी तरह 20वीं मंजिल तक, जिसके लिए 21वीं मंजिल तक जाने के लिए 1000 एक ही रंग के क्रिस्टल की आवश्यकता थी। एंस्ली ने ये सब कुछ घंटों में ही कर दिखाया। उसने शाम 5 बजे खेलना शुरू किया, शाम 7 बजे खाने और झपकी लेने के लिए आराम किया और रात 10 बजे तक खेलती रही। अपनी भाग्य शक्ति की खपत की सीमा तक पहुंचने के बाद बच्ची ने रुकने का फैसला किया। वैसे भी 21वीं मंजिल से 30वीं मंजिल तक जाने के लिए दांव लगाने के लिए 2 रंगों के क्रिस्टल की आवश्यकता थी। उसके पास फिलहाल 2 रंगों वाले क्रिस्टल नहीं थे और क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसे अपने प्रायोजक जैक से मिलने के लिए कल तक इंतजार करना पड़ा। जैक ने कहा कि वो उससे कुछ भी मांग सकती है, इसलिए एंस्ली ने 21वीं मंजिल के जुआघर में प्रवेश करने के लिए 2 रंगों के 10 क्रिस्टल प्राप्त करने के बारे में सोचा। जब बच्ची अपने स्थानिक भंडारण में 1001 रंग के क्रिस्टल लेकर होटल वापस गई, तो जेब ने आखिरकार उसे आयामी कंगन दे दिया। ये कंगन चांदी का बना था और इसके केंद्र में एक प्यारा सा पंखों का प्रतीक बना हुआ था, जो किसी देवदूत के पंखों जैसा दिखता था। जब एंस्ली ने वह पतली चूड़ी पहनी, तो वह चूड़ी सिकुड़कर उसकी छोटी कलाई में फिट हो गई और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वह और बड़ी होती गई। तब से उस बच्ची ने एक और चीज अपने साथ जोड़ ली जो उसकी पहचान बन गई। राजधानी में तीसरे दिन एंस्ली ने जैक से छोटी उंगली के आकार के 2 रंगों वाले 10 क्रिस्टल प्राप्त किए और दोपहर के भोजन के बाद बच्ची जुआघर में खेलने लगी। उसने एक बार फिर अपने बेजोड़ रिकॉर्ड से कई मंजिलों को हिला दिया। अब तक इस नन्ही बच्ची ने 100 मैच खेल लिए थे और एक बार भी नहीं हारी थी। कई लोगों ने उसे लूटने की कोशिश भी की, लेकिन सेलेनो ने हाथ के एक ही झटके से उन सबको पलक झपकते ही मार डाला। उन कमीनों के समूह को मरते हुए देखकर एंस्ली का चेहरा इतना भावहीन हो गया था कि वह धीरे-धीरे अपने युवा दिनों के गॉडफादर की तरह दिखने लगी थी। आराम करो, खेलो, आराम करो, खेलो। एंस्ली ने आधे दिन में ही एक साथ 30 मंजिलों पर अपना नाम फैला दिया। 31वीं मंजिल के लिए 3 रंगों के क्रिस्टल की आवश्यकता थी और जेट के समर्थन से उसे खेलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पहले की तरह ही 31वीं मंजिल की ऊपरी सीमा 103 रंगीन क्रिस्टल थी और यह प्रत्येक मंजिल पर 100 बढ़ती जाएगी। 41वीं मंजिल के लिए 4 रंगों के क्रिस्टल की आवश्यकता थी और एंस्ली ने इसे आसानी से प्राप्त कर लिया। हालांकि क्रिस्टल का मूल्य पहले से ही इतना अधिक बढ़ गया था कि केवल उच्च श्रेणी के परिवार ही उन्हें जुए के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते थे। दिन भर बच्ची ने अपनी ऊर्जा स्रोत को बढ़ाने के लिए 3 और 4 रंगों वाले क्रिस्टल का इस्तेमाल किया, जो उसे मिले थे, ताकि उसका आकार पिंग पोंग गेंद से भी बड़ा हो जाए। उसकी शक्ति का स्रोत ऊर्जा कोर केवल एक बार विस्तारित हुआ, लेकिन इसने उसकी भाग्य क्षमता की सीमा को बढ़ा दिया, जिससे प्रतिबंध कम हो गया। उसकी किस्मत पहले से ज्यादा देर तक टिकी रहने के कारण विभिन्न लोगों के साथ ठीक 300 मैच खेलने के बाद उसके लिए पूरे 30 फ्लोर जीतना संभव हो गया। जब बच्ची ने राजधानी में तीसरे दिन होटल वापस जाने का फैसला किया, तो जुआरियों के बीच रात के खाने के समय ही उसका नाम चर्चा का विषय बन गया था। अरे अरे, क्या आपने उस रहस्यमय नवागंतुक के बारे में सुना है जिसने सिर्फ एक दिन में पूरी 30 मंजिलों की सफाई कर दी? ओह, वो छोटी बच्ची जिसने चांदी की तितली का मुखौटा पहना है, जिसके काले बाल और माणिक जैसी आंखें हैं। वो एक सफेद बिल्ली को भी साथ लिए हुए है और उसके पीछे कई बहुक्षमता वाले लोग चल रहे हैं। हाँ, वो नन्ही बच्ची, भगवान की नन्ही बच्ची। अरे बाप रे, क्या आपने देखा कि उसने 35वीं मंजिल पर सबसे लोकप्रिय टावर क्लाइंबर में से एक के खिलाफ कैसे जुआ खेला? ये तो पागलपन है। छी, आपको नहीं पता कि उसने कैसीनो के कर्मचारियों को कैसे रुला दिया जब उसने बड़ी मात्रा में क्रिस्टल चुरा लिए। हाँ, बिल्कुल, बाकी सभी पेशेवर जुआरियों ने उसे चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। और जानते हो क्या, किसी ने कहा कि गॉडफादर का जुए का रिकॉर्ड 500 मैच, 500 जीत और 0 हार का है। वह तो लगभग अजेय है। अरे बाप रे, ये तो अविश्वसनीय है। मैंने सुना है कि वो सचमुच सिर्फ 3 साल की बच्ची है। उसने ये कैसे किया? खैर, सबको पता था कि उसके पास कोई विशेष क्षमता या कोई ऐसा खजाना होगा जो उसकी मदद करता हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई विशेष क्षमता ही होने की संभावना अधिक है। 3 साल की बच्ची की विशेष क्षमता, बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने उसके परिवार, हेलोस परिवार के बारे में कभी नहीं सुना। हाँ, बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके बारे में सब कुछ बेहद रहस्यमय है। गॉडफादर नाम जादू की तरह आया और गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहां से आई थी और उसकी असली पहचान क्या थी। लेकिन जुआरियों को एक बात पता थी, गॉडफादर एक उभरती हुई किंवदंती है।